Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful सा वीडियो। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द कंपनी लॉ सेकंड क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इतना ज़्यादा प्यार दिया है फॉर द कंपनी लॉ फर्स्ट क्लास। कंपनी लॉ क्लास 1 में हम लोगों ने 2000 से ज़्यादा व्यूज़ जो है वो एक्वायर कर लिया है एंड ऑलमोस्ट 134 कमेंट्स जो है वो हम लोगों ने एक्वायर किया है। इससे क्या होता है एंड लाइक्स देखो 194 लाइक्स जो है वो भी हम लोगों ने एक्वायर किया है ऑन द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर कंपनी लॉ। नाउ इससे होता ये है कि ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक यूट्यूब पहुंचाएगा, पुश करेगा, बिकॉज एवरीबडी इज लाइकिंग दिस वीडियो। ओके, एंड इन ए वे ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमेंटिंग सच लवली कमेंट्स। एंड मैं एक स्टूडेंट को जो है ना यहाँ पे देखूंगे, 3 महीने का जर्नी है, शायद मुझे सारे स्टूडेंट्स का नाम भी पता चल जाए, ठीक है, याद हो जाए। ओके, सो आज कुछ इंपॉर्टेंट जो है बात करेंगे। आज के वीडियो पे भी आप लोग जोरदार प्यार दिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ड्रॉप करना है एंड आपकी अटेंडेंस जो है वो कमेंट सेक्शन में ही डालना है कि यू आर प्रेजेंट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट का देखूंगा, चेक करूंगा। 2-4 चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ बिफोर वी स्टार्ट टुडेज वीडियो। पहली बात है कि जो लास्ट क्लास हम लोगों ने, ओके, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम लोग ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ये हम लोग कहाँ पे सबमिट करें, कहाँ पे करें। तो हम लोगों ने 2 ग्रुप बना रखा है, एक है टेलीग्राम का एंड दूसरा है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, बहुत पार्टिसिपेटिंग होते हैं। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद टेलीग्राम, इनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट टेलीग्राम में लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप में लगभग 500 स्टूडेंट्स हैं। 500 स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे धूम मचा रखा है विद पार्टिसिपेशन, ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेलीग्राम में मुझे पता नहीं कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते ज़्यादा। यहाँ पे लगभग 1000 स्टूडेंट्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे चले जाएं एंड आप लोग व्हाट्सएप लिंक या फिर टेलीग्राम लिंक वहां से आप लोग ज्वाइन करें। इसी ग्रुप में आपको सबमिट करना है ये सारे पेपर्स, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। ओके ओके, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना, इसके ऊपर मैं 5 मिनट कुछ बोलना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर। तो मैंने आपको एक सजेस्टेड आंसर जो है प्रोवाइड किया था लास्ट क्लास कि कैसे आपको आंसर्स को ड्राफ्ट करना है, ये हम लोगों ने ग्रुप्स में डाल रखा है, ठीक है। तो फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नए नए ज्वाइन कर रहे हैं या फिर ग्रुप पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते हैं, वो लोग मिस कर लेते हैं, तो वहाँ पे मैं एक बार आपको शो कर देना चाहता हूँ। आंसर राइटिंग मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हो कि 3 महीने बाद मेरा रिजल्ट पॉजिटिव हो, तो हर एक स्टूडेंट को आपको आंसर जो है वो राइटिंग करना है, ठीक है। एंड आफ्टर आंसर राइटिंग यू हैव टू सबमिट योर आंसर इन द ग्रुप एंड ऑल्सो यू हैव टू चेक कि आंसर सही है गलत है, क्योंकि हम लोग सजेस्टेड आंसर प्रोवाइड कर देते हैं। एंड थोड़ा टाइम जैसे हम लोग को मिल जाए, हम लोग तुम्हारे पेपर्स को भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अगर कोई कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा नीड हो, तो हम लोग वहाँ पे ग्रुप में बता देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो लेक्चर देखो, वीडियो लेक्चर देखने के बाद सारे क्वेश्चंस जो है उसको अटेम्प्ट करो एंड सारे आंसर्स को ड्राफ्ट करो। आंसर ड्राफ्टिंग टेक्निक का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि whenever you are answering, you have to write on the top of the paper answer to question number 1. Okay, if you're writing answer question number 2, then answer to question number 2. If your sub questions, for example in this question number 1 में हमारे बहुत सारे सब क्वेश्चंस थे, there were a lot of सब क्वेश्चंस। लेकिन सब क्वेश्चन में अगर एक मार्क है, 1 मार्क है या फिर 2 मार्क है, 1 मार्क है या फिर 2 मार्क है, ठीक है, सब क्वेश्चंस में जो मार्क्स डिवाइडेड है वो 1-2 मार्क के है, तो यू डोंट हैव टू एंगेज एन एंटायर पेज फॉर वन सब क्वेश्चन। आपको एक सब क्वेश्चन जो है ना पूरे पेज में लिखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम कंजम्पशन हो जाए, क्योंकि ये पूरा अगर आंसर तुम लिखोगे ना, पूरा आंसर लिखोगे तो तुमको 5 मार्क मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूरे सब क्वेश्चंस को मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 5 मार्क अलॉटेड है फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपको लिखना कैसे है, आपको 2 चीज दिमाग में रखना है। एक है टाइम को सेव करना है, क्योंकि बाकी आंसर्स को देना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये दिक्कत हो जाता है कि एग्जामिनेशन के बाद निकल के वो लोग कहते हैं कि पेपर तो इजी था लेकिन हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए बिकॉज टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया। तो तुम्हारा आंसर कितना बड़ा होगा डिपेंड्स अपॉन दी कितना मार्क्स उस क्वेश्चन के ऊपर है।
एक मार्क्स अगर है, एक मार्क अगर है, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्क है, सब क्वेश्चन में 1 मार्क है, तो हर एक 1 मार्क के लिए तुमको डिवाइड नहीं करना है ऐसे जैसे मैंने तुमको बताया था कि whenever you're drafting an answer, you have to divide your answer, a case study, into 3 parts. That is provision, then facts and analysis, and then lastly conclusion. You have to divide your answer in. ये तब डिवाइड करोगे जब एक कोई सब क्वेश्चन वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, प्रॉपर एक क्वेश्चन है, तब तुम डिवाइड करोगे। पकड़ लो, हर सब क्वेश्चन में तुमको 5 मार्क मिल रहा है, ठीक है, हर सब क्वेश्चन में तुमको 5 मार्क या फिर 3 मार्क मिल रहा है, then also you can divide your answer each sub question into 3 parts like this. लेकिन if your sub question has only 1 mark, ठीक है, एक ही मार्क का है, तो तुम ना ये जो तुम्हारा प्रोविजंस है, फैक्ट्स है, एनालाइज एंड कंक्लूजन है, ये तीनों पैराग्राफ फॉर्म में ही तुमको लिख देना है, प्रोवाइडेड दैट तुम अलग अलग लाइन में लिखो, जैसे मैंने तुमको दिखाता हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये वाला सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बी, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्शन भी कोट किया है जो कि है रिलेटेड प्रोविजन से आता है, सेक्शन मैंने कोट किया है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये है रिलेटेड प्रोविजन, एनसीएलटी कैन इंटरवीन, ये मैंने प्रोविजन डाल दिया है, व्हेन द कंपनी हैज फेल्ड टू होल्ड एजीएम ऑन एन एप्लीकेशन बाय मेंबर ऑफ द कंपनी, तो इसमें प्रोविजन प्लस तुम्हारा जो कंक्लूजन है यहाँ पे मिला के मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो इस आंसर को आप चाहे और 4-5 लाइन जो है वो आप दे सकते हो इस आंसर को, थोड़ा प्रोविजन लिख देना, थोड़ा फैक्ट्स लिख देना, एक ही पैराग्राफ में तुम लिख सकते हो ये सब कुछ, ठीक है, एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड और 2 लाइन ऐड कर देना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अंडरस्टूड। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम जो है कंजम्पशन, क्योंकि तुम अगर हर आंसर में, हर सब क्वेश्चन में तुम ये लिखने लग जाओगे प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, तो तुम्हारा टाइम, तुम सारे आंसर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाओगे ऑन टाइम। तो यू हैव टू बी जजमेंटल कि विच क्वेश्चन आई शुड प्रोवाइड this provisions, fact analysis and conclusion. Those questions which have one question, or if a question has sub questions, these sub questions carry more than 2 marks, ठीक है, then you can allot 3 marks है, या फिर एक सब क्वेश्चन में each sub question has 3 marks, 4 marks, 5 marks, then you can allot each and every sub question with this provisions, facts and analysis and conclusion. Got it? समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू ड्राफ्ट एन आंसर। ऑब्वियसली हर आंसर को आपको डिवाइड करना है इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्रोविजंस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। लेकिन आंसर में अगर वेटेज कम हो देन यू हैव टू मेक श्योर कि हर सब क्वेश्चन में आप ये सारे नहीं लिख सकते, बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो तुमको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, बट मेकिंग श्योर कि तुमने पैराग्राफ फॉर्मेट में ही तुमने प्रोविजंस लिख दिया है, थोड़ा बहुत फैक्ट दिखा दिया है, लास्ट में कंक्लूजन दे दिया है, अंडरस्टूड। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन रहेगा हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर। जैसे जैसे देखो, घबराना नहीं है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि सर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे तुम आंसर्स लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार समझाता जाऊंगा, 3 महीने का जर्नी है एंड आज सिर्फ 2nd क्लास है, ठीक है। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस। मैंने कुछ एडवाइस भी यहाँ पे दे रखा है, ये पेपर मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखा है हमारे ग्रुप में, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास करने वाले दोस्तों। सबसे पहले आएगा सेक्शन 104 SS2 में, SS2 के साथ हम लोग पढ़ेंगे इसको, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन फॉर जनरल मीटिंग, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन फॉर जनरल मीटिंग। आई होप दैट यू ऑल आर रेडी। कोई भी नया बच्चा है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड गिव योर अटेंडेंस इन द कमेंट सेक्शन। वी आर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 104। सेक्शन 104 क्या कहता है? सेक्शन 104 टॉक्स अबाउट कि मीटिंग में चेयरमैन कौन बनेगा, हु इज गोइंग टू बी ए चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। कौन सा मीटिंग? यहाँ पे है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग, whenever we say that it is a general meeting, it means that it is not a board meeting, ठीक है। मतलब ये जनरल मीटिंग का मतलब होता है मेंबर्स के साथ का मीटिंग। मेंबर्स को बुला के जो मीटिंग हम लोग करेंगे वो है जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग सिर्फ बोर्ड मेंबर्स जो है ना वो अपने आप अपने बीच में मीटिंग करते हैं, वो है बोर्ड मीटिंग, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन जनरल मीटिंग का मतलब होता है एजीएम प्लस ईजीएम दोनों, ठीक है, एजीएम प्लस ईजीएम दोनों।
ये दोनों आ जाता है जनरल मीटिंग के डेफिनेशन में। ओके, अब वी हैव सीन कि मीटिंग में हम लोग नोटिस भेजेंगे, मीटिंग कब कंडक्ट करना होता है, एजीएम ईजीएम कब कंडक्ट करना होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने देख रखा है। आज हम लोग देखेंगे कि मीटिंग में चेयरमैन कौन बैठता है, कौन बन सकता है चेयरमैन मीटिंग में। तो चेयरमैन जो है ना, नॉर्मल प्रोविजन ये होता है कि चेयरमैन हमेशा, मैं यहाँ पे तुमको लिखा देता हूँ, उसके बाद चार्ट से करेंगे, ठीक है। नॉर्मल प्रोविजन ये है कि जो चेयरमैन होता है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली जो बोर्ड का चेयरमैन होगा ना, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन होगा। बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, कंपनी के बोर्ड के चेयरमैन होते हैं ना, वही चेयरमैन जो है, बीओडी का जो चेयरमैन है, वही जनरल मीटिंग का ही चेयरमैन बनता है बाय डिफॉल्ट। ये है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। देयर इज नो इलेक्शन, नथिंग, बाय डिफॉल्ट। लेकिन पकड़ लो कोई भी मीटिंग स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल एजीएम स्टार्ट हो गया या फिर ईजीएम स्टार्ट हो गया, एजीएम स्टार्ट हो गया या फिर ईजीएम स्टार्ट हो गया, स्टार्टेड एजीएम ईजीएम स्टार्ट हो गया, और बोर्ड का जो चेयरमैन है वो प्रेजेंट है, या तो बोर्ड का चेयरमैन जो है वो है एब्सेंट। दो कंडीशन हो सकता है, एक है बोर्ड का चेयरमैन प्रेजेंट, दूसरा है बोर्ड का चेयरमैन जो है वो एब्सेंट है। बोर्ड का चेयरमैन अगर प्रेजेंट है लेकिन वो कह रहा है कि मेरे को नहीं बनना है, अनविलिंग, अनविलिंग, he does not want to be a chairman of the general meeting, the chairman of the board, the chairman of the board, the chairman of the board does not want to be, he is present in the meeting and he does not want to be, he is unwilling to be the chairman of the, बताओ क्या, जनरल मीटिंग, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें एक क्वेश्चन मार्क है, या फिर वो आया ही नहीं है, ही इज एब्सेंट, मीटिंग स्टार्ट हो चुका है, he is absent, 15 minutes have passed, आप वेट करोगे फॉर 15 minutes, ठीक है, 15 minutes absent, मीटिंग स्टार्टेड, 15 minutes have passed and he is absent। तो दोनों कंडीशन में यह है कि चेयरमैन जो है बोर्ड का, he cannot और he does not want to be a चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। तो फिर नेक्स्ट कौन बनेगा, किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हायरार्की क्या है, किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा फॉर बीइंग द चेयरमैन। तो इफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड is present or and unwilling or he is absent, ठीक है, then what will do, the directors among themselves, one among the directors, one among the directors can be the chairman of the meeting, ठीक है, one among the directors। डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं कंपनी में, डायरेक्टर्स बहुत सारे, इन अभी चेयरमैन जो है वो आया नहीं है या फिर आया है लेकिन वो बनना नहीं चाहता, तो डायरेक्टर्स में से सारे डायरेक्टर्स मिलके वोट करेंगे किसी एक डायरेक्टर को और वो बन जाएगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। बट इफ इन द मीटिंग डायरेक्टर्स आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट, who are not present, directors are also not present, or if they are present but they are unwilling to be, डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स का भी दो कंडीशन हो सकता है, दे आर प्रेजेंट बट अनविलिंग टू बी द चेयरमैन, दे आर प्रेजेंट बट दे आर अनविलिंग टू बी द चेयरमैन। दूसरा कंडीशन हो सकता है दे आर एब्सेंट, 15 मिनट हो चुका है, 15 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे, अगर वो एब्सेंट है तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट को अपॉर्चुनिटी देंगे, कौन बनेगा। उसके बाद ना हम लोग कंपनी के आर्टिकल्स में देखते हैं, आर्टिकल्स में क्या लिखा है, कंपनी के आर्टिकल्स में जो लिखा है, जिसको बिठाना है, जो भी प्रोसीजर लिखा होगा, अपना अपना प्रोसीजर होता है आर्टिकल्स में, उसके हिसाब से चेयरमैन इलेक्ट हो जाता है। अगर आर्टिकल साइलेंट है, आर्टिकल साइलेंट मीन्स इसके रिगार्डिंग कुछ भी आर्टिकल्स में मेंशन्ड ही नहीं है, तो फिर जाएगा सारा पावर जो मीटिंग में मेंबर्स आए हैं ना उनके पास। मेंबर्स क्या करेगा, members will elect one among themselves will be elected। अभी यहां पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां पे एक वेरिएशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। देखो
चेयरमैन तो डायरेक्टर, बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बने या फिर डायरेक्टर बने, बहुत ही शॉर्टकट था, कोई भी ऐसा कोई नियम ज्यादा नहीं था। लेकिन अगर मेंबर बनना चाहता है ना, तो इसमें वोटिंग होगा। डायरेक्टर्स भी अपने आप बीच में वोटिंग करते हैं, उसके बाद इलेक्ट करते हैं वन अमंग देमसेल्फ। लेकिन मेंबर्स जब वोट करेंगे वन अमंग देमसेल्फ, तो वोटिंग दो प्रकार से होता है। देयर इज टू कंडीशंस टू वोट। वन इज वाया शो ऑफ हैंड, शो ऑफ हैंड। द सेकेंड इज वाया पोल, द सेकेंड इज वाया पोल। ओके, तो ऑटोमेटिकली जो पहला इलेक्शन होगा, मतलब जो हम लोग चूज करेंगे कौन बनेगा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, मेंबर्स क्या करेंगे, मेंबर्स बाय डिफॉल्ट शो ऑफ हैंड से ही किसी एक को अपॉइंट करेंगे फॉर बीइंग द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। ठीक है, बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन बाई चांस इफ वन अमंग द मेंबर्स, कोई भी एक इंसान मेंबर्स में से, कोई भी एक इंसान, कोई भी एक इंसान मेंबर्स में से किसी ने एक मेंबर भी अगर पोल डिमांड कर लिया, अगर पोल डिमांड कर लिया, तो फिर तो भैया ये जो शो ऑफ हैंड का चेयरमैन है ना, ये मिस्टर अरुण, इसका बैड डे होगा। ही कैनॉट बी द चेयरमैन, बट ही हैव टू कंडक्ट द पोल। जब तक कि ना पोल से कोई चेयरमैन इलेक्ट हो जाए, तब तक अरुण क्या करेगा, अरुण एज अ चेयरमैन बैठेगा। चेयरमैन बनने के बाद उसका काम एक ही चीज है कि वो पोल कंडक्ट करेगा। किसी ने पोल के लिए डिमांड कर दिया है, ठीक है, तो उसका पहला काम यह है कि वो पोल जो है वो कंडक्ट करेगा। अंडरस्टूड। अरुण, जैसे पोल कंडक्ट किया जाता है और पोल के माध्यम से कोई एक चेयरमैन इलेक्ट होता है, फिर अरुण जो है उसका जो टेन्योर था, पकड़ लो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जब तक कि ना पोल बन जाए, तो फिर अरुण जो है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका चेयरमैन का ओहदा। फिर ये जो इंसान इलेक्ट हुआ है एज अ चेयरमैन वाया पोल, यही चेयरमैन जो है ये कंटिन्यू करेगा, पूरा मीटिंग को लेकर जाएगा, पूरा मीटिंग में यही बंदा जो है चेयरमैन बन के बैठेगा। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ये हम लोग यहाँ से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज करता हूँ, I'll just take one more paper from here. इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी डायरेक्टली फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ द जनरल मीटिंग, यहां से, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से देखना है। कंपनी जनरल मीटिंग का स्केड्यूल देखो क्या होता है। स्टार्ट हो गया जनरल मीटिंग, उसके बाद देखो ये है प्रोसीजरल हायरार्की, ये है ना SS2 में लिखा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर रेड along with the Companies Act 2013, ठीक है। Secretarial standard, these are the provisions which helps a company secretary, ठीक है, to know the rules and regulations। तो बहुत सारे rules and regulations जो है secretarial standards में लिखे होते हैं। Understood? So secretarial standards shall be read with Companies Act 2013, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो हर प्रोविजन में सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में मैंडेटरीली कुछ रूल्स, एक्स्ट्रा रूल्स लिखे होते हैं रिगार्डिंग द सेक्शंस। तो सिर्फ कंपनीज एक्ट में अगर हम लोग सेक्शन 104 में देखें ना, तो ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जब हम लोग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स को मिला के पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा रूल्स निकलते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हम लोग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड का प्रोसीजर हायरार्की है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 104 में क्या लिखा है। द बोर्ड चेयरमैन कौन बनेगा? देखो द प्रोसीजरल हायरार्की मतलब कौन बनेगा चेयरमैन, कौन बनेगा चेयरमैन? बोर्ड का चेयरमैन ही बनेगा, यह है प्राइमरी रूल। बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वही तुम्हारे जनरल मीटिंग का चेयरमैन बनता है। अंडरस्टूड? अब देखो, इज द बोर्ड चेयरमैन एब्सेंट और अनविलिंग? एब्सेंट है या फिर अनविलिंग है? एब्सेंट है मतलब 15 मिनट हम लोगों ने वेट करके देख चुके हैं, जो भी शेड्यूल टाइम था। फॉर एग्जाम्पल 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होना था, इसमें से 15 मिनट वी हैव वेटेड, बट द बोर्ड चेयरमैन डिड नॉट अराइव। ठीक है, ये एक कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि वो अनविलिंग है, ही डिड अराइव बट ही इज अनविलिंग टू बी द चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग। अगर ऐसा कुछ है देन हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली कौन बोर्ड करेगा, कौन चेयर करेगा जनरल मीटिंग का चेयरमैन, कौन बनेगा?
द बोर्ड का चेयरमैन चेयर्स द मीटिंग, वही चेयर करता है। अगर नो, क्यों नो? क्योंकि वो एब्सेंट है या फिर वो अनविलिंग है। तो नेक्स्ट चला जाएगा डायरेक्टर्स। डायरेक्टर इलेक्शन करेंगे अपने बीच में किसी एक को। डायरेक्टर्स प्रेजेंट इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ, उनके बीच में किसी एक को वो लोग इलेक्ट कर देंगे। डायरेक्टर्स के बीच में इलेक्शन होगा, ठीक है। अब वो जो इलेक्टेड डायरेक्टर है वही चेयर करेगा जनरल मीटिंग को। नहीं करेगा अगर डायरेक्टर्स ही एब्सेंट है या फिर प्रेजेंट है बट अनविलिंग, ठीक है। यहां पे यू हैव टू राइट दिस, डायरेक्टर्स प्रेजेंट, प्रेजेंट यहां पे ये लिखो, और एब्सेंट यहां पे लिखो एंड, ठीक। इसको थोड़ा काट के ना, इसको थोड़ा यहां पे लिखो, एब्सेंट लिख दो यहां पे, एब्सेंट और अनविलिंग। दिस मीन्स कि ईदर द डायरेक्टर्स आर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, 15 मिनट वी हैव वेटेड, दे डिड नॉट कम, or they are present but they are unwilling, they do not want to be the chairman, okay। 15 मिनट वेट कर लिया, अगर ऐसा कुछ है देन मेंबर्स क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे अमॉन्ग देमसेल्फ। मेंबर्स जो है अपने बीच में किसी को इलेक्ट करेंगे। अब ये जो मेंबर का इलेक्शन है यही सेक्शन 104 में डिटेल्ड वे में बताया गया है कि क्या है, मेंबर्स का इलेक्शन किस प्रकार से होता है। देखो, इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड, इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड, क्या बताओ, इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड, हाथ दिखा करके, हाथ दिखा करके इलेक्शन होता है। अंडरस्टूड, हाथ दिखा करके इलेक्शन होता है, हाथ दिखा करके इलेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी मेंबर्स अपने बीच में किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं ना, तो वो लोग क्या करेंगे, हाथ दिखा करके, शो ऑफ हैंड का मतलब होता है रेजिंग योर हैंड्स, ओके। शो ऑफ हैंड के माध्यम से वो लोग किसी एक मेंबर को एज अ चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज, ये क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तुमको यहाँ पे बताया है, देखो कि ये है पहला, ये है फर्स्ट, ये है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्टर सेकंड स्टेप, उसके बाद है थर्ड स्टेप तुम्हारा आर्टिकल्स का, उसके बाद है फोर्थ स्टेप जो है वो है मेंबर्स का। हम लोग आर्टिकल्स में देखेंगे, आर्टिकल्स में अगर कुछ लिखा नहीं है तभी जाके मेंबर्स अपने बीच में किसी एक को अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो इलेक्शन बाय शो ऑफ हैंड, अनलेस एओए प्रोवाइड्स अदरवाइज, एओए में अगर कुछ और लिखा है तो आर्टिकल्स के हिसाब से जाएंगे, लेकिन एओए में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग बाय शो ऑफ हैंड करके, हाथ रेस करके किसी एक मेंबर को चेयरमैन बना देंगे, ठीक है। नाउ, इज अ पोल डिमांडेड, यह क्वेश्चन मार्क तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या पोल डिमांड हुआ है इलेक्शन के लिए? अगर नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो जो शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करके जिस मेंबर को हम लोगों ने बिठाया है वही कंटिन्यू करेगा। और अगर पोल डिमांड हो जाए तो हम लोग पोल के माध्यम से जो है दोबारा से हम लोग एक मेंबर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ है ना बाय शो ऑफ हैंड, अब जो चेयरमैन इलेक्ट हुआ है बाय शो ऑफ हैंड, वही चेयरमैन इंटरिम चेयरमैन बन के बैठेगा। मैंने तुमको बताया था 10-15 मिनट के लिए वो बनेगा, जब तक पोल पोल जो है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए। पर्सन इलेक्टेड बाय शो ऑफ हैंड कंटिन्यू करेगा टू चेयर अंटिल पोल इज कंप्लीटेड। जैसे ही पोल कंप्लीट हो जाए, फाइनल चेयरमैन आ जाए, पोल विनर टेक्स ओवर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द मीटिंग, मतलब रिमेनिंग मीटिंग जो है, पूरा का पूरा मीटिंग ये पोल से किया हुआ जो चेयरमैन है वही जो है कंटिन्यू करेगा टू बी द चेयरमैन। अंडरस्टूड। आर्टिकल्स कैन मॉडिफाई ओनली द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स इलेक्टिंग प्रोसीजर अंडर सेक्शन 104, नॉट द एसेस टू हायरार्की। एसेस टू हायरार्की मतलब ये, आर्टिकल्स में तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि जो बोर्ड का चेयरमैन है वो नहीं बन सकता, मेंबर्स ही बनेगा डायरेक्टली। ये अपने आर्टिकल्स में मनमर्जी तुम नहीं लिख सकते। आर्टिकल्स तो कंपनी अपना मनमर्जी लिखता है ना, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते। तुम सिर्फ प्रोसीजर बता सकते हो कि किस प्रोसीजर से तुम अपॉइंट करोगे मेंबर्स को। अंडरस्टूड। मेंबर्स को अपॉइंट कैसे करना है एज अ चेयरमैन, मतलब मेंबर के बीच में कोई एक इंसान अगर चेयरमैन बनना है तो वो कैसे अपॉइंट होगा, क्या शो ऑफ हैंड से या पोल से, ये तुम मेंशन कर सकते हो तुम्हारे आर्टिकल्स में। अगर तुमने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि शो ऑफ हैंड से ही होगा, समझ में आ रहा है, शो ऑफ हैंड से ही होगा, तो शो ऑफ हैंड से ही होने वाला है। आर्टिकल्स में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग तुमको करना है, फिर पोल वगैरह जो है उसका डिमांड नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम्हारे आर्टिकल्स में ऐसा कुछ लिखा नहीं है
तो सब दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे। पहला शो ऑफ हैंड के माध्यम से, उसके बाद है तुम्हारा पोल। नाउ व्हाट इज पोल? अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स में बी थिंकिंग कि पोल क्या होता है। पोल इज अ काइंड ऑफ वोटिंग सिस्टम, ठीक है, जहां पे हम लोग पेपर में वोट करते हैं, पेपर में ऐसे वोट करते हैं, अंडरस्टूड। पेपर के द्वारा हम लोग वोट करके सबमिट करते हैं, यही होता है तुम्हारा पोल, अंडरस्टूड। एंड शो ऑफ हैंड इज सिंपली रेजिंग योर हैंड एंड रेजिंग योर हैंड फॉर वोटिंग, अंडरस्टूड। दिस इज शो ऑफ हैंड। जैसे हम लोग LKG UKG छोटे क्लासेस में हम लोग टीचर्स पूछते थे कि हु वांट्स ब्रेक फॉर दिस क्लास, ठीक है, तो हम लोग सब रेज करते थे हैंड्स, ठीक है। या फिर हमको अगर वॉशरूम जाना है तो सर मे आई गो टू टॉयलेट, रेज करके हैंड्स। तो यही रेजिंग ऑफ हैंड्स, ठीक है, दिस इज व्हाट यू डू इन द मीटिंग while you vote via show of hands. Is that clear? Okay. तो चेयरमैन इट इज कंप्लीटली कंप्लीटेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेयरमैन एकदम कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, वो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में अपलोड कर दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग सेक्शन करने जा रहे हैं वो है प्रॉक्सीज का। बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है प्रॉक्सी, 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 अंडरस्टूड। व्हाट इज प्रॉक्सी? व्हाट इज प्रॉक्सी? देखो, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जनरल मीटिंग का, इसी चैप्टर में हमको ये जो मेंबर्स है ये मीटिंग में जाके वोट करते हैं, तो इसी वोटिंग से मेंबर्स से रिलेटेड है सारे सेक्शंस, ठीक है। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक मेंबर जो है वो मीटिंग नहीं जा सकता फॉर वोटिंग, क्योंकि वो बीमार है, तो वो अपने जगह किसी दूसरे इंसान को भेजना, somebody else is going on his place on behalf of him, तो वो जो है प्रॉक्सी कहलाता है। जैसे टीचर एब्सेंट हो जाते हैं, उसके बाद कोई दूसरा टीचर आके कहते हैं प्रॉक्सी क्लास ले लेते हैं, तो वो जो है प्रॉक्सी बन जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, अच्छा, मेंबर का जो राइट होता है ना कि प्रॉक्सी को अपॉइंट कर पाओगे आप, ये आपको अपने नोटिस में मेंशन करना होगा। जैसे तुम नोटिस भेजते हो, मीटिंग का नोटिस भेजते हो ना, वहां पे तुमको मेंशन करना होगा कि ईच एंड एवरी मेंबर आर, आपको मेंशन करना होगा कि ईच एंड एवरी मेंबर आर एलिजिबल टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, ये तुमको मेंशन कर देना होगा तुम्हारे नोटिस में। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, रूल ये है कि एनी मेंबर जिसको वोट करने का अधिकार है, ठीक है, किसी भी मीटिंग में वोट करने का अधिकार है, वो अपॉइंट कर सकता है एक प्रॉक्सी को भेज सकता है। अब प्रॉक्सी के बहुत सारे लिमिटेशंस है। कोई दूसरा इंसान अगर जा रहा है फॉर वोटिंग तुम्हारे बिहाफ पे, हो सकता है कि तुम अपने ड्राइवर को भेज दो, हो सकता है तुम अपने वाइफ को भेज दो, हो सकता है तुम अपने हस्बैंड को भेज दो, हो सकता है तुम अपने पकड़ लो जो है गार्डनर है, माली है घर में, उनको भेज दो, या फिर घर का कुक जो है उनको भेज दो, या फिर कोई भी फ्रेंड है उनको भेज दो। सो इट इज़ यू नो, ऐसा हो सकता है कि जो इंसान आया है एज अ प्रॉक्सी, उसको कुछ भी नॉलेज ना हो उस कंपनी के बारे में। ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इस इंसान को बोलने ही नहीं दिया जाता, प्रॉक्सी को बोलने का कोई अधिकार नहीं होता, नो राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, क्योंकि हम लोग मान के चलते कि भाई प्रॉक्सी आया है, कौन ना कौन, इसको तो कुछ मालूम नहीं होगा, ये बेकार में मीटिंग में बात करके जो है झमेला क्रिएट करेगा, तो इसको स्पीक करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ आया है वोटिंग के लिए, वोट ओनली ऑन अ पोल। अगर शो ऑफ हैंड से मीटिंग में वोट हो रहा है तब भी वो वोट नहीं कर सकता, प्रॉक्सी के पास शो ऑफ हैंड का वोटिंग का पावर नहीं है। ओनली अगर पोल से वोट हो रहा हो तभी जाके प्रॉक्सी जो है वो वोट कर पाएगा, वोट करने का अधिकार उसको मिलता है। अब देखो, एप्लीकेबिलिटी अप्लाइज टू कंपनी विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, सब, ठीक है। आर्टिकल्स मस्ट प्रोवाइड का मतलब आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए कि आप लोग प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन प्रॉक्सी जो है ये 100% कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाता है, तो तुमको ये फैसिलिटी देना ही होता है 100%। सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनीज हुज मेंबर्स कैन नॉट अपॉइंट प्रॉक्सीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, दे हैव अ पावर कि वो कुछ कंपनीज को बोल देंगे कि यू कैन नॉट
गिव द फैसिलिटी ऑफ प्रॉक्सीज टू योर मेंबर्स, ऐसा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। प्रॉक्सी का लिमिट देखो, कोई भी एक इंसान 50 मेंबर्स तक का प्रॉक्सी बन सकता है या फिर 110, यहाँ पे और एक एडिशन होगा 1/10 का 1/10 का पेड अप शेयर कैपिटल जिसके पास है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। देखो ये जो प्रोविजन है इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, ये वाला प्रोविजन अंडरस्टूड, प्रॉक्सी का लिमिट, इसको हम लोग देखेंगे और एक पेज में हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सी प्रॉक्सी कैन बी एनी पर्सन। इसका काम क्या होता है? टू वोट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। ओरिजिनल मेंबर इज एब्सेंट। वाई एब्सेंट? ही इज बीमार। तो हम लोग किसी इंसान को प्रॉक्सी अपॉइंट कर लेंगे, वही इंसान प्रॉक्सी बनता है, ठीक है, वो तुम्हारे बिहाफ पे जाके वोट करके आता है, ठीक है। अब होता ये कि जो प्रॉक्सी है ना, ये जो एनी पर्सन है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉक्सी का बिजनेस करते हैं, मतलब प्रॉक्सी का उनका प्रोफेशन ही है कि वो जाके प्रॉक्सी लगाकर आएंगे, सॉरी, उसका प्रोफेशन ही है कि वो प्रॉक्सी जो है बन के जाके वोट डाल के आएंगे, समझ में आ रहा है, इसका काम ही यही है। तो इस प्रकार के इंसान के लिए ना लिमिट दे दिया है, ठीक है, कि तुम कितने मेंबर्स का वोट दे सकते हो, एक इंसान कितने मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है, एक एक इंसान जो है कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है। तो लिमिट है टोटल में 50 मेंबर, मतलब 50 मेंबर के बिहाफ में जाके तुम वोट डाल सकते हो। और लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल में 1/10 का, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट है। इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट लिमिट तुमको सेटिस्फाई करना होगा, फर्स्ट लिमिट, और ये है सेकंड लिमिट, ठीक है। फर्स्ट लिमिट ये है, इसका मतलब कि अगर तुमने पकड़ लो ये जो प्रॉक्सी है, ये पकड़ लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का प्रॉक्सी बनना चाहता है, क्या वो इससे ज़्यादा मेंबर बन पाएगा? आंसर है यस, 50 मेंबर तक का प्रॉक्सी वो बन सकता है। लेकिन अगर ये जो 6 मेंबर है इनका अगर पेड अप शेयर कैपिटल, इनके पास जो शेयर कैपिटल है वो अगर 1/10 रीच हो जाए, 1/10 मतलब कंपनी में जितना भी शेयर कैपिटल उसका 10% रीच हो जाए, 10% शेयर इन्हीं 6 लोगों के पास है, तो ये है मैक्सिमम लिमिट, इससे ज़्यादा वो किसी भी मेंबर का प्रॉक्सी नहीं बन सकता क्योंकि 10% रीच हो चुका है। अब इस 10% के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल जो है, पेड अप शेयर कैपिटल इसके अंदर चाहे 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, तुम जिसको भी जितना भी अपॉइंट करो, मैक्सिमम 50 अपॉइंट कर सकते हो तुम, नो प्रॉब्लम। मैक्सिमम कितना अपॉइंट कर सकते हो? 50 अपॉइंट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन याद रखना लिमिट कितना होना चाहिए? 10% का पेड अप शेयर कैपिटल। तो अगर एक इंसान है जिसके पास 10% का पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का, और उसका तुम प्रॉक्सी बनना चाहते हो, तो तुम एक ही इंसान का बन पाओगे क्योंकि इसका 10% रीच हो चुका है, ठीक है। और पकड़ लो कोई 2 इंसान है जिसका 5% है, ठीक है, 5% है, तो 10% रीच हो गया, तो 2 ही इंसान का तुम बन पाओगे। तो 2 कंडीशन है प्रॉक्सी कितने मेंबर्स का प्रॉक्सी बन सकता है एक इंसान। तो ये जो एक प्रॉक्सी वाला इंसान है ये 50 मेंबर का प्रॉक्सी बन सकता है, एंड इसका जो अपर लिमिट है कितना पेड अप शेयर कैपिटल का, वो है 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। चलो आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैंने दोनों लिमिट लिख रखा है, तो ये जैसे जैसे तुमको चार्ट मिलता जाएगा ना, वैसे वैसे तुम ये सारे लिमिट जो है ना, कहीं पे अगर करेक्शन करना है, कहीं पे अगर एडिशन करना है, वो तुमको ऐड कर लेना होगा। तो वन प्रॉक्सी कैन बी मेंबर्स फॉर 50 मेंबर्स, ठीक है, 50 मेंबर के लिए वो प्रॉक्सी बन सकता है, एंड सच नंबर ऑफ शेयर्स एज प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। सच नंबर ऑफ शेयर्स प्रेस्क्राइब्ड कितना है? 1/10, ये प्रेस्क्राइब कर रखा है। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा होता है पता है?
एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड करके छोड़ देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में तुमको ये ज़रूरत होगा। ये जो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है वो है 1/10 नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स का 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल का, टोटल मेंबर्स 50। ठीक, समझ में आ चुका है सर। आगे देखो, अब देखो नोटिस ऑफ मीटिंग स्टेटमेंट, देखो मस्ट प्रोमिनेंटली स्टेट मेंबर्स राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, ये तुम नोटिस में भेज दोगे। मतलब कंपनी का जो नोटिस भेजेगा ना मेंबर्स को, उस नोटिस में मेंशन होगा कि यू कैन अपॉइंट प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी ए मेंबर, मतलब ये जो प्रॉक्सी इंसान है ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये कंपनी का मेंबर ही हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, कोई भी इंसान हो सकता है। ठीक, उसके बाद डिफॉल्ट इन नोटिस, अगर नोटिस में तुम ये मेंशन करना भूल गए भैया, तो तुम्हारे ऊपर जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है जिसका काम था ये नोटिस भेजना, जो कि सीएस होता है नॉर्मली, उसको भैया पेनल्टी लगेगा 5,000 रुपए का। ठीक है, फिर है इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग प्रॉक्सी मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब प्रॉक्सी को अपॉइंट कैसे करना है, तुमको एक फॉर्म भरना होता है, एक फॉर्म भरना होता है, प्रॉक्सी फॉर्म भरना होता है, और ये जो फॉर्म है इन राइटिंग होगा, साइंड होगा। ठीक है, राइटिंग में होगा, साइंड होगा, अंडरस्टूड। जिसने अपॉइंट किया है वो, जिसने अपॉइंट किया है उसका भी साइन होगा, और जो प्रॉक्सी बन के बैठा है उसका भी सिग्नेचर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो टाइमिंग फॉर डिपॉजिट, टाइमिंग है 48 आवर्स, याद रखना। अब यहां पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में, समझो। क्वेश्चन ये आता है ना कि देखो कंपनी जो है वो चलता है दो नियम से, एक है कंपनीज एक्ट को फॉलो किया जाता है, दूसरा है कंपनी के आर्टिकल्स के द्वारा वो चलता है। ठीक है, कंपनी के आर्टिकल्स के द्वारा वो चलता है। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट में लिखा है कि प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है 48 आवर्स पहले, कब से, मीटिंग जब स्टार्ट होगा उससे 48 आवर्स पहले तुम प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हो। आर्टिकल्स में अगर तुमने लिखा नहीं नहीं 48 आवर्स तो 2 दिन होता है ना, 2 डेज, 24 + 24 2 डेज होता है, तुमने आर्टिकल्स में लिख दिया नहीं कम से कम 3 डेज पहले तुमको अपॉइंट करना होगा, तो कंपनीज एक्ट कहता है कि आर्टिकल्स के बारे में मत सुनो। आर्टिकल्स में चाहे जो भी लिखा हो वो तुम फॉलो नहीं करोगे, तुम कंपनीज एक्ट को फॉलो करोगे, ये मेंबर्स को डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे इफ इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा ये फॉर्म होता है MD11। ठीक है, इट कैनॉट बी क्वेश्चन फॉर नॉन कंप्लायंस विद आर्टिकल्स स्पेशल रिक्वायरमेंट, ये तो हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे मैंशनड है, मैं एक बार चेक कर लूँ। नहीं, यहाँ पे कुछ कहीं पे मैंशन नहीं है, यहाँ पे मेंशन देखो आर्टिकल्स कैन नॉट रिक्वायर मोर देन 48 आवर्स। इसका मतलब ये कि तुम अपने कंपनी के आर्टिकल्स में कुछ भी मन अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं लिख सकते 48 आवर्स से पहले, ऐसा नहीं। 48 आवर्स का ही लिमिट रहेगा, कंपनीज एक्ट में लिखा है उसी को तुमको फॉलो करना है। 58 आवर्स या फिर 78 आवर्स या फिर 3 डेज 4 डेज 5 डेज पहले तुमको, मीटिंग से पहले तुमको प्रॉक्सी अपॉइंट करना है, ऐसा नियम को तुम फॉलो नहीं करोगे अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो। मेंबर को ये पता होना चाहिए कि 48 आवर्स पहले तुम अपॉइंट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे होता ये है, क्वेश्चन में क्या होता है देखो ये है राम, राम ने, ये है शाम, शाम को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी। राम ने राम ने राहुल को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी। राम ने सोनम को अपॉइंट किया एज अ प्रॉक्सी। 3 प्रॉक्सी अपॉइंट कर लिए एक ही मीटिंग के लिए, एक ही मीटिंग के लिए, वन मीटिंग के लिए 3 अपॉइंट कर लिया राम ने। ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, सुनो अच्छे से। तुमको पूछा जाता है कि बताओ कौन प्रॉक्सी वैलिड है, कौन सा प्रॉक्सी वैलिड है। जो प्रॉक्सी एकदम लास्ट में तुम अपॉइंट करते हो ना, जैसे सोनम को तुमने एकदम लास्ट में अपॉइंट किया है, वो वैलिड है प्रोवाइडेड दैट वो 48 आवर्स पहले अपॉइंट हुई हो। समझ में आ रहा है, जो लास्ट में तुम अपॉइंट करोगे ना वही वैलिड रहता है, और ये तो इनवैलिड हो जाएगा। तुमने 3-4 फॉर्म सबमिट कर दिया, लास्ट में जो तुमने फॉर्म सबमिट किया वही वैलिड रहेगा प्रॉक्सी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट सोनम को तुमने 48 आवर्स पहले फॉर्म जो है भर दिया है। पकड़ लो सोनम, तुमने 3 प्रॉक्सी जो है, एक कंडीशन ये हो सकता है, देखो अच्छे से, कि तुमने 3 प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, राहुल को 48 आवर्स पहले, शाम को 3 डेज पहले, एंड सोनम को 24 आवर्स पहले। ठीक है, 24 आवर्स पहले। तो कौन सा प्रॉक्सी वैलिड है, तुमको टाइम लिमिट ध्यान में रखना है। सोनम का वैलिड होता
क्योंकि ये लास्ट थी, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट 24 आवर्स पहले हुआ है, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है 48 आवर्स पहले तुमको अपॉइंट करना होगा, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले। इसके पीछे भी नियम है, क्यों है मैं तुमको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। 48 आवर्स पहले तुमको अपॉइंट करना होता है। तो सोनम यहाँ पे इनवैलिड हो चुकी क्योंकि 24 आवर्स। उसके बाद जो फाइनल, इससे पहले जो इसको अपॉइंट किया था राहुल 48, ये वैलिड हो जाएगा। शाम इनवैलिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 डेज है। तुम तो 4 दिन पहले भी प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी तुमको फोर्स नहीं कर सकता, ये है बात, कि 4 दिन पहले ही तुमको अपॉइंट करना है, ऐसा कंपनी फोर्स नहीं कर सकता। 48 आवर्स का लिमिट जो है ये कंपनी को देना होगा। कंपनी नहीं कह सकता कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले तुमको अपॉइंट करना है प्रॉक्सी, ऐसा कंपनी फोर्स नहीं कर सकता। तुम भले अपॉइंट कर लो 3-4 दिन पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, 48 आवर्स। तो शाम का इनवैलिड इसलिए है क्योंकि राहुल को अपॉइंट किया गया था शाम के बाद, आफ्टर शाम राम ने राहुल को अपॉइंट किया, तो राहुल वैलिड हो जाएगा। यही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा इस सेक्शन में से, याद रखना, ठीक है। अब कुछ नियम हम लोग देखेंगे। देखो, कंपनी का इनविटेशन देखो, इसको तुमको समझना है बहुत अच्छे से। देखो, कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी अगर बोले, ठीक है, इनविटेशन एट कंपनीज एक्सपेंस। देखो, इफ इनविटेशन टू अपॉइंट स्पेसिफिक पर्सन्स एज प्रॉक्सी आर इशूड टू मेंबर्स, मेंबर को बोला जा रहा है, कंपनी ने बोला कि हमने एक लिस्ट दिया है, इन्हीं लिस्ट में से तुम अपने प्रॉक्सी को अपॉइंट कर लो, ऐसा अगर कुछ है तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, एंटाइटल टू नोटिस एंड वोट। याद रखना, मेंबर्स को अगर कंपनी इनवाइट कर रहा है कि तुम वोट ना डालो, तुम इसको अपॉइंट कर लो प्रॉक्सी, तो ये इंसान तो कंपनी के साइड से ही जाएगा ना, कंपनी का ही बंदा होगा, तो ये इंसान जो है कंपनी जो चाहेगा उसी के हिसाब से वोट करेगा, तो ये तो सही नहीं है। तो अगर ऐसा इनविटेशन भेजा कंपनी ने दोस्तों, 50,000 का फाइन लगेगा, याद रखना। ऑफिसर जो इशू कर रहा है, ऑथोराइज कर रहा है, इज लायबल टू पेनल्टी। ठीक है। अगर कंपनी अपनी मर्जी से भेज रहा है, लेकिन अगर मेंबर बोल रहा है कि मेरे पास, मेरे घर में कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्रॉक्सी के हिसाब से जाएगा, तुम एक लिस्ट दे दो जिसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा अगर मेंबर ने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजा कंपनी को कि एक लिस्ट दो ना जिसको हम लोग एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं मेंबर, तो नो लाइबिलिटी इफ फॉर्म लिस्ट इशूड एट मेंबर्स रिटर्न प्रोवाइडेड अवेलेबिलिटी टू ऑल एलिजिबल मेंबर्स। ये लिस्ट सारे एलिजिबल मेंबर्स को अवेलेबल होना चाहिए, ये तभी तुम दे सकते हो अगर मेंबर्स ने मांगा तो, मेंबर्स ने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजा तो। क्योंकि पकड़ ले, मेरे घर में कोई नहीं है जाने के लिए, तो मेरे को वोट करने जाना है, तो मैं किसी को अपॉइंट करना चाहता हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, तो मैं कंपनी को कह सकता हूँ कि एक लिस्ट दे दो इंसान का जिसको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं एज अ प्रॉक्सी, तुम्हारे साइड से अगर कोई है तो लिस्ट दे दो, तब जाके कंपनी लिस्ट दे सकता है। लेकिन कंपनी अपने ही मर्जी से नहीं बोल सकता कि सुनो सुनो तुम लोग मत आओ वोट करने, मैं लिस्ट दे रहा हूँ, उनमें से किसी को अपॉइंट कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके वोट करके आएगा। याद रखना ये दो चीज, ठीक है। कंपनीज इन्विटेशन, इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। अब देखो, तुम जा रहे हो मीटिंग में, तुमको पता होना चाहिए कि किस मेंबर ने कौन सा प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है, किसने, कौन आ रहा है वोट डालने, कौन नहीं आ रहा है वोट डालने, कौन हो सकता है प्रॉक्सी, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो आंसर ये है कि इसको इंस्पेक्ट करने के लिए प्रॉक्सी का जो पूरा बुक होता है ना, इसमें एक रजिस्टर होता है जहाँ पे प्रॉक्सी लिखा होता है कि सो एंड सो इंसान का सो एंड सो मेंबर जो है प्रॉक्सी बन के आया है, तो वे मीटिंग में प्रेजेंट रहता है ये वाला बुक, ठीक है। एवरी मेंबर एंटाइटल टू वोट कैन इंस्पेक्ट द लॉज्ड प्रॉक्सीज, मतलब जिन्होंने नाम लिख रखा है इंस्पेक्ट कर सकता है, जिसके पास वोटिंग का अधिकार है वो जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मतलब सारे मेंबर्स जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कौन कौन प्रॉक्सी आया है। अब ये कब तक खुला रहेगा? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स फ्रॉम 24 आवर्स बिफोर द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने से 24 आवर्स पहले लिस्ट अवेलेबल हम लोग कर देंगे। कोई भी मेंबर अगर देखना चाहते हैं तो वो जाके देख सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर तुम देखना चाहते हो कि कौन कौन आया है प्रॉक्सी में, कोई भी मेंबर अगर जाके देखना चाहते हैं, उसका बहुत दिल में मतलब इच्छा है कि वो जाके देखेगा कि कौन आया है एज अ प्रॉक्सी, देखे जरा, तो आपको कम से कम 3 दिन पहले कंपनी को नोटिस देना होगा कि मैं आना चाहता हूँ, आके देखना चाहता हूँ। तो कंपनी, ठीक है, कंपनी बोलेगा ओके तुम्हारा नाम मैं लिख देता हूँ और तुम आके चेक कर लेना। अब देखो, 24 आवर्स पहले कंपनी को लिस्ट जो है ना ये प्रोवाइड कर देना होता है। अब 24 आवर एक दिन होता है, उससे पहले और एक दिन होता है, 2 दिन में कितना होता है 48 आवर्स। एक दिन तो कंपनी लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करेगा और दूसरा एक दिन जो है क्या करेगा, इंस्पेक्शन के लिए रख देगा। इसलिए 48 आवर्स बताया गया कि प्रॉक्सी को अगर अपॉइंट करना है 48 आवर्स पहले करो।
समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि एक दिन तो जैसे 48 आवर्स हो गया ना, मतलब 48 आवर्स मतलब 2 दिन, 2 दिन है ना। तो 2 दिन कंपनी क्या करेगा इन 2 दिनों में? 48 आवर्स पहले मीटिंग के जस्ट पहले जो 2 दिन रहेगा, ये एक दिन और ये दूसरा दिन, ये जो 2 दिन है ये क्या करेगा कंपनी? पहला दिन क्या करेगा? लिस्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करेगा, कर लिया। दूसरा दिन वो रखेगा इंस्पेक्शन के लिए, ओपन करके रख देगा मेंबर्स के लिए, कोई भी आके देख सकता है, इसलिए 48 आवर्स जो है यहाँ पे लिखा होता है। ये तुमको लॉजिक समझ में आया? 48 आवर्स क्यों है, क्या है समझ में आ रहा है? और 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम तुम नहीं दे सकते मेंबर्स को, फोर्स नहीं कर सकते कि 4 दिन पहले अपॉइंट करो, 5 दिन, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट समझ, कंपनी लॉ समझता है। कंपनी लॉ कहता है कि मेंबर का मर्जी भाई, मेंबर को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो अपॉइंट करने के लिए, मीटिंग के 2 दिन पहले अपॉइंट करने से हो जाता है। तो ये जो है कंपनी ने मेंबर को देना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो चुका है, प्रॉक्सी का सेक्शन हो चुका है। आई होप दैट नोबडी हैज एनी डाउट। इफ यू हैव एनी डाउट, ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी रिप्लाइंग। ठीक है, कमेंट में आप लोगों ने अपना अटेंडेंस लगा दिया है? अगर लगा दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगाया तो अभी के अभी जाके अटेंडेंस लगाओ। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग विद द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 106, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन वोटिंग। मतलब देखो, वोट कितने प्रकार के हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है वोटिंग, पोल के माध्यम से हो सकता है वोटिंग। एक होता है तुम्हारा सेक्शन 110 जो कि है पोस्टल बैलेट के माध्यम से हो सकता है वोटिंग। तीसरा है तुम्हारा शो ऑफ हैंड के माध्यम से हो सकता है वोटिंग। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली क्या रूल होता है वो मैं तुमको समझाता हूँ। ये जो पोस्टल बैलेट होता है ना, ये कुछ कुछ नियम है, कुछ कुछ रेजोल्यूशंस है, सारे रेजोल्यूशंस नहीं, कुछ कुछ रेजोल्यूशंस है। जिस रेजोल्यूशन में मैंडेटरली तुमको पोस्टल बैलेट ही यूज करना होता है फॉर वोटिंग, मैंडेटरली तुमको पोस्टल बैलेट ही यूज करना होता है फॉर वोटिंग। ठीक है, सब जगह पे ये नहीं लगता, तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। ठीक है, जब सेक्शन 110 आएगा वो देखेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का क्या नियम है मैं तुमको समझाता हूँ। जितने भी लिस्टेड कंपनी है ना, स्टॉक मार्केट में अपने नाम को लिस्ट कर रखा है, जितने भी लिस्टेड कंपनी है सबका वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से होगा। इस प्रकार का फैसिलिटी लिस्टेड कंपनीज को देना होता है अपने मेंबर्स को। दूसरा होता है किसी भी कंपनी में अगर 1000 से ज्यादा मेंबर है, 1000 से ज्यादा मेंबर है, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है इस कंपनी को अपने मेंबर्स को वोटिंग के लिए। क्या है समझ में आ रहा है? यह है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सेक्शन 108। ये जब आएगा तब हम लोग देखेंगे सेक्शन 108, अभी आएगा तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। फिर क्या बचा? क्या फिर बचा है नॉर्मल का वोटिंग, जो कि पोल एंड शो ऑफ हैंड के माध्यम से होता है। ये होता है पोल के माध्यम से, दूसरा शो ऑफ हैंड से। यही हम लोग देखेंगे। देखो अच्छा, ये पोल एंड शो ऑफ हैंड, इसको समझो। ये पोल कब होता है? पोल कब होता है? फर्स्ट होता है, सेकंड, फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, सेकंड प्रायोरिटी होता है? पोल हमेशा सेकंड प्रायोरिटी होता है, मतलब पेपर में वोट करना। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होता है तुम्हारा इसका क्या कहते हैं इसको, शो ऑफ हैंड का। ठीक है, शो ऑफ हैंड का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो मीटिंग अगर हो गया, स्टार्ट हो गया, तो याद रखना शो ऑफ हैंड फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी। ये तुम्हारा समझ में आ चुका है। अब तुमको समझना है एक चीज कि तुम गए मीटिंग में वोट करने के लिए। क्या हुआ? तुम गए मीटिंग में वोट करने के लिए। राम गया मीटिंग में वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए राम गया मीटिंग में। इसको वोट डालने नहीं दिया, इसको वोट डालने नहीं दिया। क्या ये कंपनी के पास पावर है कि किसी मेंबर को तुम रोक लो, वोट ना डालने दो? कंपनी के पास पावर है? आंसर है दो कंडीशन में पावर होता है कंपनी के पास, एक दो, वही दो कंडीशन हम लोग देखेंगे। इन दो कंडीशन के अलावा कंपनी तुमको कभी रोक नहीं सकता वोट करने में, वोट करने से। क्या ये समझ में आ रहा है? दो कंडीशन। एक बार दिमाग में जोर डाल के देखो कि क्या कंडीशन हो सकता है। क्या तुमने इतना भयंकर चीज कर लिया है जिसके कारण वर्ष कंपनी तुमको वोट करने नहीं दे रहा है? शायद तुमने कंपनी का कॉल मनी पे नहीं किया है, कंपनी जो पैसा मांगा है तुमसे, तुमने पूरा अपने शेयर्स का पैसा जो है तुमने नहीं दिया है कंपनी को, तब कंपनी तुमको बोल देगा कि भैया तू वोट करने मत आ। क्या है समझ में? पहला कंडीशन। दूसरा है राइट टू लीन, ये तुम समझेंगे हम लोग। देखो यहां से करेंगे हम लोग मेंबर्स का राइट टू वोट। कैन वोटिंग राइट बी रिस्ट्रिक्टेड? आंसर है यस। नो मतलब कि दो ही, मतलब इन दोनों के अलावा बाकी सब नो। ठीक है, तो
ओनली इफ आर्टिकल्स प्रोवाइड, तुम्हारे कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि हाँ तुम वोटिंग रोक रहे हो, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है वोटिंग रोकने का। पहला है अनपेड कॉल्स है, अदर सम ड्यू है, तुम्हारा अनपेड कॉल्स है, तुम कॉल अमाउंट जो है तुमने पे नहीं किया है, ठीक है, कॉल अमाउंट तुमने पे नहीं किया। कॉल अमाउंट क्या होता है सर, साइंस वाले बच्चे समझ लो, कॉल अमाउंट क्या होता है। कॉल होता है कि देखो कंपनी का पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कंपनी जो है एक शेयर जो है 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ एक साथ नहीं मांगती कंपनी। कंपनी इसको 10, 10, 10, 20, 50 इस प्रकार से कंपनी मांगती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस प्रकार से कंपनी 100 रुपये मांगती है। अब ये जो पहला कॉल हुआ इसको कहा जाता है कॉल, कॉल मनी। ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, ये थर्ड कॉल, ये कॉल, तो कंपनी ने कॉल किया और तुमने पेमेंट नहीं किया, तो इसको कहा जाता है अनपेड कॉल्स। समझ में आ रहा है। और अदर सम ड्यू, या फिर कोई दूसरा सम है जो तुम ड्यू कर दिए। दूसरा होता है कंपनी का है राइट टू लियन। राइट टू लियन क्या होता है, कंपनी के पास एक अधिकार होता है कि कंपनी को डाउट है, तुम जो शेयर होल्डर हो ना, तुम्हारे शेयर होल्डर होने पे कंपनी को डाउट है, कुछ तो इलीगल चीज हो रहा है, या फिर कुछ तो इलीगल चीज करके तुम ऐसे शेयर होल्डर बने हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कंपनी को डाउट है। तो उस टाइम पे ना कंपनी को अगर डाउट है तो अपना राइट ऑफ लीन का पावर यूज कर सकता है कंपनी, ठीक है। कंपनी को इन्वेस्टिगेट करना है तुम्हारे ऊपर, तो तब कंपनी तुमको रोक सकता है। तो ये दो ही कंडीशन है जब कंपनी रोक सकता है तुमको वोट करने में, ठीक है। वोटिंग राइट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, अंडरस्टूड। अ कंपनी कैनॉट प्रोहिबिट वोटिंग ऑन एनी अदर ग्राउंड्स, कोई भी दूसरे ग्राउंड्स पे कंपनी तुम देखने में सुंदर नहीं हो, तुमको वोट करने के लिए रोक दिया, ऐसा नहीं कर सकता कंपनी। क्या है, समझ में आ रहा है। कोई भी दूसरे ग्राउंड्स में कंपनी तुमको रोक नहीं सकता। वोटिंग राइट्स कैनॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट फॉर द ग्राउंड्स ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में यही दो ग्राउंड आता है, ठीक है। ये सबसेक्शन 1 में कवर हो जाता है, ये वाला, ये दो, ये सबसेक्शन 1 में कवर हो जाता है, ये दोनों, ठीक है। अच्छा ठीक, ये समझ में आ चुका है। उसके बाद देखो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी इन वोटिंग, मेंबर्स प्रॉक्सी विद मल्टीपल वोट्स एंड पोल। अब देखो एक चीज समझो, अगर ये है राम, ठीक है, राम के पास है 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स पे 100 वोट्स डालेगा राम, है ना, इतना सारा वोट्स डाल सकता है राम। अब राम के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि जिसको जिसका वोट डालना तुमको पसंद है वैसा डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसका मतलब ये कि राम अगर चाहे तो 50 वोट्स यस में डाल सकता है, एंड 50 वोट्स ना ही यूज करे, डिड नॉट यूज, सिर्फ 50 वोट उसने यूज किया वोटिंग के लिए, किसी भी एक रेजोल्यूशन को वोट करने के लिए उसने 50 वोट यूज किया, ठीक है। अब देखो कंपनी में देखो रेजोल्यूशन मतलब एजेंडा आइटम कह लो, एजेंडा कह लो, बिजनेस कह लो, बहुत सारे होते हैं। तो किसी भी एक रेजोल्यूशन पे उसको वो 100 वोट है उसके पास, हर एक रेजोल्यूशन का 100 वोट रहेगा, तो किसी भी एक रेजोल्यूशन पे फोकस करो, पकड़ लो ये रेजोल्यूशन है, एजेंडा है, बिजनेस है, आइटम है, ठीक है, कोई कुछ भी कह लो, ठीक है। तो इसके ऊपर वोटिंग चल रहा है। अब राम के पास है 100 शेयर्स, उसके पास है 100 वोट्स। राम क्या करेगा, 50 यूज कर सकता है, 50 ना यूज करे। राम के पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो 60 यस में डाल दे, उसको खरे खुराफती करने का बहुत मजा आ रहा है, मतलब उसको ऐसी खुराफती करने का मजा आता है, और 40 वो नो में डाल दे। अब तुम सोचोगे भाई तू यस और नो में क्यों डाल रहा है, तू या तो यस कहेगा या तो नो, लेकिन राम को खुराफती आइडिया है उसके पास, उसको ये करने में मजा आता है, वो यूज कर सकता है ये, या तो 60 यस में डाल दे, 40 नो में डाल दे। समझ में आ रहा है ना, किसी भी एक रेजोल्यूशन में। अब दूसरे रेजोल्यूशन में फिर से उसको 100 वोट करने का अधिकार है क्योंकि उसके पास 100 शेयर है। अब देखो मल्टीपल वोट्स होने पोल, नीड नॉट यूज ऑल वोट, उसका उसके पास अधिकार है वो सारे वोट्स चाहे ना यूज करे, 50 यूज करे, 50 शायद ना यूज करे। नीड नॉट कास्ट ऑल वोट इन द सेम वे, मतलब थोड़ा यस थोड़ा नो में भी वो डाल सकता है, सभी यस में डालना है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कैन कास्ट सम वोट्स फॉर अगेंस्ट और abstain इन पार्ट, ठीक है, और abstain इन पार्ट। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब इसका सिंपल मतलब ये होती है कुछ अगेंस्ट में और कुछ या तो ना डाले, या फिर कुछ अगेंस्ट में एंड कुछ
यस में डाले, नो में कुछ यस में डाले, समझ में आ रहा है, ये उसका अधिकार होता है। ये समझ में आ चुका है तुम्हारा सेक्शन 106। गॉट इट। रिस्ट्रिक्शन, सेक्शन 106 में नॉर्मली तुम्हारा ये वाला पोर्शन जो ना एग्जामिनेशन में तुमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये वाला पोर्शन जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, बहुत हाई फाई क्वेश्चन आता है इसमें कि भैया कंपनी इसको रोक दिया, क्या कंपनी के पास पावर है? हाँ पावर है, ये 2 ग्राउंड्स उसको फॉलो करना है। तो ये बहुत ध्यान में तुमको रखना होगा दिमाग में, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कंपनी मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है अपना प्रोसीजर फॉर वोटिंग। प्रोसीजर फॉर वोटिंग ये है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक। ये है प्रोसीजर फॉर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, सेक्शन 108। ओके, सो प्रोसीजर फॉर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है ई वोटिंग, मतलब ऑनलाइन बैठ के वोट करना, ना कि तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके, मीटिंग में जाके फिजिकली प्रेजेंट होके वोट करना। ई वोटिंग का माध्यम होता है ब्लैंकेट के नीचे मोबाइल से या फिर लैपटॉप से वोटिंग कर देना। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होता है तुम्हारा ई वोटिंग, घर बैठे बैठे वोटिंग करना। अब ये मैंडेटरी होता है किन के लिए? सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए। याद रखना, सारे लिस्टेड कंपनीज, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, सारे लिस्टेड एंटिटीज के लिए आपको ई वोटिंग का फैसिलिटी देना होगा। चाहे आप में आपके यहाँ पे 500 मेंबर हो, 900 मेंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिस्टेड हो तो आपको जो है ई वोटिंग का फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। और अगर आप लिस्टेड नहीं हो, बाकी जितने भी कंपनीज होंगे ना जिनमें 1000 तक या फिर इससे ज्यादा मेंबर्स है, कम से कम 1000 मेंबर या फिर उससे ज्यादा मेंबर है, अगर 1000 मेंबर है इक्वल्स टू या फिर उससे ज्यादा मेंबर है, तो तुमको ई वोटिंग का फैसिलिटी देना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर इन दोनों में तुम कोई भी किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हो, इन दोनों में से कोई भी, ना तो तुम लिस्टेड हो ना तो 1000 मेंबर है, तो तुम्हारा ई वोटिंग का फैसिलिटी एकदम ऑप्शनल हो जाता है। तुम चाहे दो चाहे ना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुमने ई वोटिंग चूज किया, तुम इन दोनों कैटेगरी में नहीं आते, ये लिस्टेड एंटिटी में भी नहीं आते, तुम्हारे पास 1000 मेंबर भी नहीं है, फिर भी तुमने ऑप्शनल है, तुम आराम से जो है दे सकते हो, अगर तुम देना चाहते हो तो। अगर तुमने चूज किया एज एन ऑप्शनल कैटेगरी, तो याद रखना जितने भी रूल्स है, ये सारे जो रूल्स है ई वोटिंग के ऊपर लागू होगा, पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा ऑप्शनल था, तुमने ऑप्ट किया और तुमने कोई भी रूल्स यहाँ पे मिस कर दिया, तो रूल्स तुम मिस नहीं कर सकते। अगर तुमने एक बार चूज कर लिया ई वोटिंग, तो सारे रूल्स तुमको फॉलो करने होंगे। ठीक, समझ में आ चुका है? अब समझो, क्वेश्चन तुम्हारा इसी में से बनता है, ठीक है। कौन ई वोटिंग का जो फैसिलिटी है दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, फिर ऑप्शनल कौन है, ठीक है। अब समझो, ई वोटिंग करना तुमको सोचने में लगता होगा सॉफ्टवेयर से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। इसमें ना बहुत सारे दिक्कतें आते हैं, बहुत सारे स्टेप्स है, प्रोसीजर है ई वोटिंग का, तो तुमको ध्यान में रखना है इस चीज का। ई वोटिंग करने के लिए सबसे पहले तुमको एक स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करना होता है। क्या? स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करना होता है। स्क्रूटिनाइजर मतलब वो इंसान जो स्क्रूटिनाइज करता है, स्क्रूटिनी करता है कि वोटिंग प्रॉपरली हुआ है, कितना वोट आया है, कितना नहीं आया, ये सब उसके पास रहता है। अगर तुम्हारे कंपनी में सीएस है तो ये काम ऑटोमेटिकली सीएस का रहता है, ठीक है। अगर तुम्हारे कंपनी में सीएस नहीं है तो तुम सीए से भी काम करवा सकते हो इस चीज का, ठीक। अगर तुम्हारे कंपनी में सीए नहीं है तो सीएमए से भी करवा सकते हो तुम। अगर तुम्हारे कंपनी में सीएमए नहीं है तो तुम कोई भी एडवोकेट से भी ये काम करवा सकते हो। स्क्रूटिनाइजर का काम मतलब एज ए स्क्रूटिनाइजर वो बन के बैठेगा, वो देखेगा कि ई वोटिंग का सारा नियम कानून जो है प्रॉपरली फॉलो हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये समझ में आ चुका है? ओके। अब समझो, नोटिस में तुम क्या भेजोगे जब तुम्हारा ई वोटिंग तुम फैसिलिटी तुम देना चाहते हो अपने शेयर होल्डर्स को। नोटिस में तुमको मेंशन करना होगा, पोस्ट में, ईमेल में, कुरियर में, जिस भी माध्यम से तुम भेज रहे हो, ठीक है। डिस्पैच नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग किनको किनको जाएगा? मीटिंग का नोटिस मेंबर को जाएगा, डायरेक्टर को जाएगा, ऑडिटर को जाएगा। मेंबर मतलब तुम और हम, डायरेक्टर तो डायरेक्टर, ऑडिटर तो ऑडिटर्स में सेक्रेटरी ऑडिटर खुद आ जाता है, जो कि है कंपनी सेक्रेटरी, एंड दूसरा होता है तुम्हारा नॉर्मल ऑडिटर, जो तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ठीक है। उसके बाद
उस मेल में जो भी तुम्हारा पोस्ट है, मेल है, कुरियर है, उसमें तुमको मेंशन करना होगा कि ई वोटिंग का प्रोसीजर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तुमको अपने मेल में मेंशन करना होगा। लॉगिन डिटेल्स हम तुमको प्रोवाइड कर देंगे, ये भी तुमको मेल में मेंशन करना होगा। शेड्यूल, कौन से टाइम पे कौन से रूल्स है, सारे डिटेल्स तुमको उस नोटिस में मेंशन करना होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसका ना तुम एक एडवर्टीजमेंट भी देते हो, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझ लो, प्लेस नोटिस ऑन कंपनीज एंड एजेंसी वेबसाइट इमीडिएटली। कंपनी एंड एजेंसी, कौन सा एजेंसी? वो एजेंसी जो तुमको ये ई वोटिंग का जो प्रोसीजर है फॉलो मतलब करवा के दे रहा है, ठीक है, उनके वेबसाइट पे एंड ऑल्सो कंपनी जो है उसके वेबसाइट पे तुमको देना है कि हाँ ई वोटिंग होने जा रहा है, ठीक है। अब ये जो नोटिस ना तुमको न्यूज़पेपर में भी देना होता है, एडवर्टीजमेंट में भी देना होता है 21 डेज पहले। जैसे तुम्हारा नोटिस 21 डेज पहले जाता है, वैसे ही तुम्हारा पब्लिश करोगे नोटिस। इंग्लिश लैंग्वेज पे इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाएगा, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जाएगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। इसका मतलब वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में जाएगा, ठीक है। 2 न्यूज़पेपर में छापोगे। मिनिमम 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। सारे डिटेल्स, कट ऑफ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब तुमको अगर कोई दिक्कत हो रहा है, किसको कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। एज ए मेंबर तुम लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो किसको कॉन्टैक्ट करना है, लॉगिन डिटेल्स वगैरह जो सब तुम्हारा नोटिस में जाएगा, ये भी तुम मेंशन कर दोगे तुम्हारे इस न्यूज़पेपर पे। और किसको कांटेक्ट करना है, डेट्स क्या है, डिटेल्स सब कुछ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट हो गया। उसके बाद देखो कट ऑफ डेट, देखो डिटरमाइन एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। मतलब कौन कौन वोट कर सकता है। आज तुमने शेयर खरीदा, क्या तुम आज वोट कर सकते हो? कल मीटिंग है, आंसर है नहीं। 7 दिन पहले तक का कट ऑफ डेट रहता है, 7 डेज बिफोर जनरल मीटिंग। 7 डेज पहले जितने भी मेंबर्स आए हैं कंपनी में, जितने भी मेंबर्स है वो सब एलिजिबल रहेंगे फॉर वोटिंग। ई वोटिंग पीरियड ओपन होता है 3 दिन पहले। तुम्हारा जनरल मीटिंग जो होगा जहां पे नॉर्मल मेंबर्स आएंगे वोट करने के लिए, तो उससे पहले तुम्हारा जो है 3 दिन पहले तुम्हारा ई वोटिंग खुल जाएगा। अब समझो इस चीज को, डू नॉट थिंक कि ये जो ई वोटिंग है ये सब्सटीट्यूट है तुम्हारे फिजिकल मीटिंग का। फिजिकल मीटिंग तो होगा ही तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर सीटीवी में जो होगा, सिटी टाउन विलेज में होगा, सीटीवी, ठीक है, केबल टीवी, सीटीवी, सिटी टाउन विलेज में होगा, ठीक है। अब ये तो होगा ही, अंडरस्टूड। ये ऑल्टरनेटिव नहीं है, ई वोटिंग जो है एक सब्सटीट्यूट नहीं है फॉर द फिजिकल मीटिंग। ये एक फैसिलिटी है जो फिजिकल मीटिंग के साथ साथ तुमको ई वोटिंग का माध्यम से भी तुमको देना होगा। अब देखो फिजिकल मीटिंग में तो वोटिंग होगा ही, सारे मेंबर्स आएंगे वोट करेंगे। उससे पहले तुमको तो पता होना चाहिए ना कि ई वोटिंग के माध्यम से वोट हो जाना चाहिए, क्योंकि मेन मीटिंग से पहले ई वोटिंग का जो वोटिंग है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दैट मेन मीटिंग में तो तुम कैलकुलेट करोगे ना, काउंट करोगे कितना वोट आया है नहीं आया है, उसके बाद डिक्लेरेशन दोगे। तो इसलिए मेन मीटिंग से पहले, फिजिकल मीटिंग से पहले तुम्हारा ई वोटिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो नॉर्मल जनरल मीटिंग होगा तुम्हारा, उस जनरल मीटिंग्स के 3 दिन पहले तुम्हारा ई वोटिंग के पीरियड खुल जाता है। क्या हो जाता है बताओ? खुल जाता है। तो पकड़ ले 6 तारीख को, 6 जनवरी को अगर पकड़ ले मीटिंग है, ठीक है, जनरल मीटिंग है, एक जनरल मीटिंग है, तो ई वोटिंग कब खुलेगा? ई वोटिंग 6 तारीख से 3 दिन पहले, 5, 4, 3 मतलब 3 दिन पहले खुल जाएगा, 3 तारीख को खुल जाएगा, ठीक है। 3 तारीख से तुम ई वोटिंग कर सकते हो, 3 दिन के लिए खुला रहता है, मिनिमम 3 डेज रहता है। रिमोट ई वोटिंग पीरियड ओपन्स फॉर मिनिमम 3 डेज, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। कब बंद होता है? रिमोट ई वोटिंग एंड होता है एंड ब्लॉक, ये मिनिमम है, समझ में आ रहा है? तो तुम इससे ज्यादा भी दे सकते हो, ये मिनिमम है, याद रखना, मिनिमम 3 डेज। अच्छा, ई वोटिंग कब खत्म होगा? ये ई वोटिंग कब खत्म होगा? 5 बजे डे प्रिसीडिंग द जनरल मीटिंग। मतलब ये जो जनरल मीटिंग होगा इससे पहले, मतलब 5 तारीख को, 5th को, 6th को जनरल मीटिंग है, 5th को 5 बजे 5 PM को तुम्हारा ई वोटिंग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 PM प्रिसीडिंग द जनरल मीटिंग, मेंबर्स हु वोटेड रिमोटली कैन अटेंड जनरल मीटिंग बट कैन नॉट वोट अगेन। याद रखना कि कोई एक इंसान है जो ई वोटिंग के माध्यम से घर में कंबल के नीचे बैठ के उसने वोटिंग कर दिया, अब उसको जनरल मीटिंग में भी जाना है, मतलब फिजिकल मीटिंग में भी जाना है, वो जा सकता है? आंसर है हाँ, जा सकते हो, लेकिन वहां पे जाके दोबारा वोट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही बार तुमको वोट करने के लिए अलाउड है। जिस भी मेंबर ने ई वोटिंग का फैसिलिटी यूज किया है वो जा सकता है जनरल मीटिंग में, फिजिकल प्रेजेंट हो सकता है,
लेकिन वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि उसने ई वोटिंग के माध्यम से वोट ऑलरेडी डाल रखा है। क्या ये समझ में आ रहा है? नेक्स्ट में आता है तुम्हारा जनरल मीटिंग हेल्ड होता है, वेन्यू वोटिंग का डिक्लेयर होता है। चेयरमैन अलाउज वोटिंग एट जनरल मीटिंग फॉर मेंबर्स हु डिड नॉट वोट रिमोटली। जो घर में बैठ के वोट नहीं किए उनके लिए खुला खोल देते हैं वोटिंग का सिस्टम, ठीक है, पेपर के माध्यम से हो या जिस भी सिस्टम से हो, उसी दिन वोट होता है, ठीक है। जनरल मीटिंग के दिन भी वोट होगा ना, जो भी फिजिकली गए हैं वोट करने के लिए, तो वोटिंग होगा। फिर ये जैसे वोटिंग हो गया तो ई वोटिंग कंप्लीट हो चुका है, जनरल मीटिंग में वोटिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर स्क्रूटिनाइजर अपना टाइम लेगा, स्क्रूटिनाइजर काउंट करेगा सारे वोट्स को। स्क्रूटिन काउंट वेन्यू वोट फर्स्ट, वेन्यू का वोट सबसे पहले काउंट करेगा, मतलब जनरल जनरल मीटिंग में जो फिजिकली वोट हुआ है उसका वोट सबसे पहले काउंट होता है। उसके बाद अनब्लॉक करेगा रिमोट वोट को, काउंट पहले से नहीं हो रखा रखा है, ठीक है। जनरल मीटिंग जिस दिन होगा, जनरल मीटिंग का वोट हो गया, फिजिकली प्रेजेंट का वोट हो गया, उसके बाद जो तुम्हारा रिमोट ई वोटिंग का है वो अनलॉक करेगा काउंटिंग के लिए, ठीक है। दो विटनेसेस के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, दो विटनेस रहेगा, दो विटनेस के सामने तुम्हारा रिमोट वोट जो है वो काउंट होगा, ठीक है। सामने रहेगा दो विटनेस, ठीक है। जैसे हो गया रिमोट ई वोटिंग का वोट काउंट हो गया, ठीक है, सेकंड प्रोसीजर होगा। फिर दोनों को कॉन्सोलिडेट करेगा, मतलब प्लस करेगा कि दोनों को वोट मिलाएगा आराम से, कितना यस कितना नो आया है। उसके बाद स्क्रूटिनाइज सबमिट करेगा कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट टू द चेयरमैन, चेयरमैन को कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट सबमिट कर देगा मीटिंग मैक्सिमम 3 days ऑफ जनरल मीटिंग कंक्लूजन। तो जनरल मीटिंग में वोटिंग वोटिंग हो जाता है, उसी दिन तुम्हारा वोट होता है, उसी दिन काउंट नहीं हो पाता, तुम्हारा टाइम लगता है थोड़ा, तो 3 दिन का टाइम रहता है। 3 दिन के अंदर अंदर कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट जो है ना, कॉन्सोलिडेटेड रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन के पास जाता है। फिर चेयरमैन रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है फॉरविथ, मतलब 3 दिन के बाद चेयरमैन अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। और ये कंपनी की वेबसाइट पे जाएगा, एजेंसी की वेबसाइट पे जाएगा, लिस्टेड जो भी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज को जाएगा, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी अगर है तो स्टॉक एक्सचेंज को जाना होगा, स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट पे छापेंगे। फिर रेजोल्यूशन डीम्ड पास्ड ऑन द डेट ऑफ एजीएम जनरल मीटिंग। तो अगर तुमसे कोई पूछ ले रेजोल्यूशन पास करने का डेट कौन सा था, तो तुमने तो 3 तारीख को वोटिंग किया है ई वोटिंग के माध्यम से, तो तुम क्या सोचोगे कि रेजोल्यूशन इस दिन पास हुआ, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ वो 10 तारीख को हुआ लेकिन जनरल मीटिंग तो 6 तारीख को था, ठीक है। तो काउंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन इन तारीख को हो सकते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन कब पास हुआ वो सिर्फ जनरल मीटिंग का डेट में ही पास होता है। हम लोग मान के चलेंगे कि रेजोल्यूशन डीम्ड पास ऑन द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग। क्या ये समझ में आ रहा है? स्क्रूटिनाइजर हैंड ओवर कर देता है सारे रिकॉर्ड आफ्टर मिनट का साइन होने के बाद। मिनट साइन हो चुका है, मिनट्स के ऊपर साइन, मिनट्स क्या होता है सर, ये सेक्शन आएगा, देखो सेक्शन जब आएगा करेंगे हम लोग। मिनट्स, मिनट्स मतलब कंपनी में जो जनरल मीटिंग के दौरान जो भी बात वार्तालाप वगैरह होता रहता है ना, वो सब रिकॉर्ड में जाता है, ऑन रिकॉर्ड जाता है, उसको कहा जाता है मिनट्स, ठीक है। तो ये साइन इन होने के बाद अपना जो स्क्रूटिनाइजर है सारे रिकॉर्ड्स जो है वो सबमिट कर देते हैं अपने जनरल, अपने जो है रिकॉर्ड्स को सबमिट कर देते बोर्ड के पास। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है पूरा का पूरा प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग। जितना मैंने करवाया है उतना ही याद रखना है, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। हम लोग करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के। क्या ये समझ में आ रहा है? आज का जो क्वेश्चंस रहेगा वो क्वेश्चंस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सारे ग्रुप में मेंबर्स जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग, ठीक है। सॉल्व करके शाम 8 बजे तक, 8 PM तक तुम आंसर मेरे को प्रेजेंट करोगे, ठीक। ये हो गया। कल भी हम लोग क्लास करेंगे, कल क्लास कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करके 8 PM तक सबमिट करोगे ग्रुप में। ये क्लासेस कंप्लीट होने के बाद, ये चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाता है, हम लोग एक बार हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से गो थ्रू करेंगे, तुमको टिक करके दे दूंगा कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है, ऐसे टिक करके दे दूंगा। उसके बाद हम लोग एक डेडिकेटेड क्लास लेंगे राइटिंग प्रैक्टिस का, कि कौन से क्वेश्चन अपने को करना है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो टोटल जो है 4 से 5 क्लास में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, और अगर 5 5 क्लासेस में चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में 20 तारीख के बाद हम लोग क्लासेस इंक्रीज कर देंगे, दिन में 2 से 3 क्लासेस होंगे, ठीक है। आराम से तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, टेंशन ना लो। पोस्टल बैलेट देखो, पोस्टल बैलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है पोस्टल बैलेट। फिर आता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, पोस्टल बैलेट क्या होता है देखो दोस्तों, देखो क्या होता है कि
देखो जैसे तुम लोग नॉर्मल हम लोग मीटिंग में नहीं देखते, कहते कि ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से वोट हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, बैलेट पेपर के माध्यम से वोट होना चाहिए, बैलेट के माध्यम से वोट होना चाहिए, यही होता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट ये होता है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डिसीजंस होते हैं कंपनी का जो तुम सिर्फ पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही वोट कर सकते हो। मतलब कंपनी तुमको तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस पे पेपर भेजेगा, उस पेपर पे वोट करके तुमको वाया पोस्ट भेजना है कंपनी को, उसी को कहा जाता है पोस्टल बैलेट। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये पोस्टल बैलेट का नियम देखो। क्या पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है तुम्हारे ऊपर? कौन सा मैंडेटरी है कौन सा नहीं है ये आगे देखेंगे। क्या पोस्टल बैलेट तुम्हारे ऊपर मैंडेटरी लग जाता है? अगर हाँ, या फिर कंपनी डिसाइड करता है कि जो है पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही करेंगे, कंपनी के पास ऑप्शन रहता है, ये कंपनी अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी के ऊपर होता है, एंड या तो तुम्हारा कुछ मैंडेटरी रूल्स लग जाता है। ये जो रूल 16 का आइटम होता है ना, रूल 16 में जो आइटम्स होते हैं वो मैंडेटरीली तुमको पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही पास करना होता है, ठीक है। अगर ये वाले रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, आइटम पास कर रहे हो, तो तुमको पोस्टल बैलेट बाय डिफॉल्ट यूज ही करना होगा। और दूसरा है कंपनी ने मन मर्जी डिसाइड किया कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से ही करेंगे। अगर यस तो ये रूल्स हम लोग देखेंगे आगे जाके, अगर नो तो नॉर्मल जनरल रूट फॉलो करो ना मीटिंग का, शो ऑफ हैंड, पोल इन द मीटिंग, ठीक है, ये फॉलो करो। अच्छा, एक्सेप्शन, ये किनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है? नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपीसी 1% कंपनी किसको भेजेगा? वहां पे पर्सन ही है एक। कंपनीज जिनके पास 200 मेंबर्स से कम है, लेस देन 200 मेंबर्स है, उनके ऊपर लागू नहीं है। और इफ ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड जनरल मीटिंग, अगर तुमने ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया है जनरल मीटिंग में तो तुमको ये पोस्टल बैलेट क्या रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब सुनो, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। आज के डेट में फिजिकल वर्ल्ड में पोस्टल बैलेट का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिलायबिलिटी है या फिर इसका जो सिग्निफिकेंस है वो एकदम जीरो है। क्यों? क्योंकि आज के डेट पे सारे लोग ई वोटिंग के फैसिलिटी से ही वोटिंग करते हैं, घर में बैठ के सारे कंपनीज ई वोटिंग के लिए ही अलाउ करते हैं कि तुम घर में बैठ के वोट करो। समझ में आ रहा है? तो ये पोस्टल बैलेट आज की डेट में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना के बराबर होता है। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन रूल्स है, नियम है, पढ़ेंगे हम लोग। देखो, अच्छा, ई वोटिंग का याद रखना, पोस्टल बैलेट का तुम्हारा मन नहीं है तो तुम ई वोटिंग के माध्यम से दे दो, बस हो गया, ई वोटिंग के माध्यम से दे दो। पोस्टल बैलेट का तुम्हारा एकदम इच्छा नहीं है दोस्तों, एकदम इच्छा नहीं कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम लोग करें, तो ई वोटिंग दे दो ना दोस्तों। ई वोटिंग तुम्हारा ऑप्शन है भैया, ऑल्टरनेटिव वे में ई वोटिंग अगर है तुम्हारे कंपनी में तो पोस्टल बैलेट की कोई नेसेसरी नहीं, क्योंकि चीज एक ही करेगा। घर में बैठ के पोस्टल बैलेट भी तुम्हारा पोस्ट के माध्यम से तुम्हारे पास पेपर आएगा, तुम वोट करोगे, एंड ई वोटिंग जो है घर में बैठ के वोट करोगे, एक ही चीज है। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। तो अगर तुम ई वोटिंग दे रहे हो फैसिलिटी जनरल मीटिंग में तो तुमको नहीं चाहिए होगा पोस्टल बैलेट का। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो, पोस्टल बैलेट में क्या होता है प्रोसीजर। बोर्ड अपॉइंट करता है एक स्क्रूटिनाइजर को, इंडिपेंडेंट रहेगा स्क्रूटिनाइजर, विलिंग रहेगा, फेयर मैनर का रहेगा। डिस्पैच नोटिस, ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस एंड रीजंस टू शेयर होल्डर्स, ठीक। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर ईमेल या फिर कुरियर के माध्यम में नोटिस भेजेगा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से तुम्हारा वोटिंग होने जा रहा है। पब्लिश करो अपने एडवर्टीजमेंट में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, कि पोस्टल बैलेट होने जा रहा है। डेट बता दो, ठीक है। ई वोटिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हो तो ई वोटिंग से तो हो ही जाता है। ई वोटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, ग्रीवियंस कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करोगे, मतलब जो ई वोटिंग में जो नियम कानून लगता है ना वो पूरा पोस्टल बैलेट में सेम ही नियम कानून लगता है। इसीलिए तुमको यहाँ पे लिखा है कि अगर ई वोटिंग फैसिलिटी तुम दे रहे हो तो पोस्टल बैलेट की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लिखा है तो पढ़ना तो है हमें, तो ज्यादा दिमाग में ज्यादा प्रेशर मत दो इस वाले सेक्शन में, इसको नॉर्मली पढ़ना है, ठीक है। इनवैलिडिटी बियॉन्ड डेट देना है, फिर प्लेस नोटिस ऑन कंपनी की वेबसाइट, फिर रिमेन स्टिल वोटिंग एंड, जब तक वोटिंग कंप्लीट ना हो जाए कंपनी की वेबसाइट पे लिखा होगा नोटिस, ठीक। अब देखो, वोटिंग विंडो 30 डेज फ्रॉम डिस्पैच, डिस्पैच होने के बाद जैसे ही तुमको डिस्पैच हो जाए, मेंबर सेंट एसेंट डिसेंट वाया पोस्ट और ई वोटिंग रूल 20 अप्लाइज। वोट रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज ट्रीटेड एज नॉट रिसीव्ड। इसका मतलब ये कि जैसे तुमको मिल जाए, क्या बताओ,
जैसे तुम्हारा नोटिस आ जाए, क्या आ जाए बताओ, जैसे तुम्हारा नोटिस आ जाए, ठीक है, तुमको मिल जाए नोटिस, तुमको पेपर वेपर मिल जाए, तो तुमको 30 दिन है तुम्हारे पास, 30 डेज है तुम्हारे पास तुमको वोट डालने के लिए। 30 डेज के अंदर अंदर तुमको वोट डाल के वापस पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा तुम्हारे कंपनी को। ठीक है, क्या है, समझ में आ रहा है? ई वोटिंग एप्लीकेबल है तो तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, वोट्स रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज आर नॉट रिसीव्ड, आर ट्रीटेड एज नॉट रिसीव। 30 दिन के बाद अगर मिला है तो रिसीव नहीं होगा। स्क्रूटिनी एंड कस्टडी याद रखो, स्क्रूटिनाइजर कीप्स सेफ कस्टडी, मेंटेन करेगा रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स डिटेल्स एंड वोट्स, नो डिफेसिंग। ठीक है, तो रजिस्टर में रखेगा शेयर होल्डर्स की डिटेल्स, वोट्स, कितने वोट्स आए हैं, और डिफेस नहीं करेगा, मतलब इसको छेड़खानी नहीं करेगा। रिपोर्टिंग का फेज देखो, स्क्रूटिनाइजर सबमिट करेगा रिपोर्ट टू चेयरमैन मैक्सिमम 7 डेज आफ्टर लास्ट रिसीव डेट। जैसे 7 दिन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जैसे 7 दिन हो जाता है तुम्हारा रिसीव करने का, ठीक है, स्क्रूटिनाइजर सबमिट करेगा रिपोर्ट कि 7 दिन हो चुका है। ठीक है, और मैंने जो लास्ट रिसीव किया था, पकड़ लो, आज तुमने रिसीव किया एक, लास्ट स्क्रूटिनाइजर ने आज रिसीव किया एक पर्टिकुलर वोट। ठीक है, ये रिसीव किया स्क्रूटिनाइजर ने। ठीक है, जब स्क्रूटिनाइजर ने ये रिसीव किया उसके बाद 7 डेज वेट करेगा, 7 डेज के बाद वो सबमिट कर देगा अपने। ये है कि जैसे 30 दिन कंप्लीट हो जाता है, 30 दिन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर स्क्रूटिनाइजर अपना रिपोर्ट जो है चेयरमैन को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन डिक्लेयर करेगा रिजल्ट प्लस प्लेस रिपोर्ट ऑन कंपनीज की वेबसाइट पे, चेयरमैन साइन करेगा मिनट, स्क्रूटिनाइजर हैंड ओवर पेपर टू कंपनी फॉर सेफ प्रिजर्वेशन। अब स्क्रूटिनाइजर पकड़ लो तुम्हारा सीएससी है तो उसी के पास रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये है तुम्हारा पोस्टल बैलेट, काफी हद तक ई वोटिंग के जैसा ही है। तुमको ज्यादातर ई वोटिंग बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि ई वोटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, पोस्टल बैलेट ज्यादा बहुत ज्यादा भयानक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ बन सकते हैं क्वेश्चंस। चलो आगे देखेंगे हम लोग। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, समझो इस चीज को बहुत अच्छे से। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले तुमको समझा देता हूं मैं। देखो, ये है राम, ये है श्याम, ये है जुदू, ये सारे मेंबर्स है। कौन है बताओ? मेंबर्स है। अब मेंबर्स के दिमाग में ऐसा तो बहुत टाइम आ सकता है ना कि भैया हमको भी कुछ बोलना है मीटिंग में, हमारे भी रेजोल्यूशंस पास हो। सिर्फ कंपनी डिसाइड करता है रेजोल्यूशन आइटम, बिजनेस, ठीक है, ये सब कंपनी डिसाइड करता है, हमको भी डिसाइड करना है। हमारे दिल और दिमाग में कुछ है जो हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, ये मेंबर्स को लगा। अब ये कौन से मेंबर्स है? छोटे मोटे मेंबर्स नहीं, बड़े वाले मेंबर्स, 1/10 वाले मेंबर्स है। ठीक है, इनको लगा कि भैया अपने को बोलना है भाई, कंपनी को मीटिंग में कुछ हमारे मैटर्स जो है वो भी रेज करने हैं। तो कंपनी क्या करेगा, मेंबर क्या करेगा, मेंबर एक नोटिस में, नोटिस मतलब पेपर में लिख के भेज देगा कंपनी को। ठीक है, और कंपनी को बोलेगा कि हमारा जो ये मैटर है, हमारा जो ये रेजोल्यूशन है, इसको कहा जाएगा मेंबर्स रेजोल्यूशन, क्योंकि मेंबर्स ने भेजा है कंपनी को। ठीक है, अब ये कंपनी को भेजेगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजेगा, सब लोग साइन करेंगे। अब सुनो, मेंबर क्या चाहते हैं? मेंबर चाहते हैं कि ये जो चीज है ना, ये जो मैटर है, रेजोल्यूशन है जो पास करना, ये सारे मेंबर्स तक पहुंचे वाया नोटिस। तो सारे मेंबर्स तक अगर मेंबर्स अपना बात पहुंचाना चाहते हैं उसके लिए पैसा तो लगेगा ना। तो ये जो नोटिस भेजने के लिए पैसा लगेगा, सारे मेंबर्स तक पहुंचने के लिए, पहुंचाएगा कंपनी, पहुंचाएगा, लेकिन इसका जो खर्चा आएगा ये जो मेंबर्स है ये पे कर देगा कंपनी को। ठीक है, तो क्या क्या देखे हम लोगों ने देखा है कि मेंबर्स का मन है कि उनका खुद का कोई रेजोल्यूशन जाए, और ये रेजोल्यूशन सारे सारे मेंबर्स तक पहुंचे, कंपनी में जितने मेंबर्स है तक पहुंचे, सो दैट जब मीटिंग होगा तब इस रेजोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन हो पाए। तो कम मेंबर क्या करेगा, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज देगा, सारे मेंबर साइन करेंगे जो जो चाहते हैं, एंड जो तुम्हारा खर्चा लगेगा, ठीक है, फी पे कर देगा वो। ठीक है, फी पे कर देगा, दिया। फी पे करने के बाद सुनो अच्छे से, होता ये है कि जो कंपनी जैसे रिसीव किया ना ये रेजोल्यूशन, कंपनी के पास दो दिमाग में आएगा ख्याल कि ये पास करूं कि ना करूं, पास करूं कि ना करूं, मतलब ये सर्कुलेट करूं, मैं सारे मेंबर्स के सर्कुलेट करूं कि ना करूं। अगर सर्कुलेट करूं तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सर्कुलेट हो जाएगा। अगर कंपनी के दिमाग में ऐसा है कि सर्कुलेट हम लोग नहीं करना चाहते, तो ये पावर कंपनी के पास नहीं है कि कंपनी जो है वो सर्कुलेट नहीं करेगा, उसको परमिशन चाहिए होगा। कंपनी चाहता है कि भैया हम लोग इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो
कंपनी पता है क्या करेगा, कंपनी सीजी को अप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सीधा मोदी साहब को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड इंसान बिठाया होगा जो ये सब कुछ देखेगा, नॉर्मली एनसीएलटी एनसीएलटी, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रार, समझ में आ रहा है। तो कंपनी सीजी को अप्लाई करेगा, सीजी को बोलेगा कि भैया हम लोग जो है रिसीव करे हैं मेंबर्स, ये पास करवाना चाहते हैं, ये वाला रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इस रेजोल्यूशन को, और हमको लगता है, कंपनी को दो चीज लग सकता है, एक है कि इस रेजोल्यूशन में डिफेमेटरी मैटर है, मतलब जो डिफेम कर देगा कंपनी को, ठीक है, अनशन बकवास, ठीक है, ये मेंशन्ड है पहला। दूसरा ऐसा लग सकता है कि पब्लिसिटी गेन करने के लिए, क्या बताओ, पब्लिसिटी, अनवांटेड पब्लिसिटी गेन करने के लिए मेंबर अपना नाम, देखो नोटिस में नोटिस जाएगा, मेंबर का नाम छपा होके जाएगा, सारे मेंबर्स तक पहुंचेगा कि भैया नोटिस देखो, सो एंड सो ने नोटिस भेजा है, सो एंड सो ने कंपनी के द्वारा नोटिस भेजा है, तो तुम्हारा अननेसेसरी पब्लिसिटी हो जाएगा। तो ये दो मैटर में अगर कंपनी को लगा यार डिफेम वाला मैटर हो सकता है या फिर पब्लिसिटी वाला मैटर हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगा कि भैया सर हमको इन दो मैटर में से कोई एक लगता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा अधिकार होगा कि वो डायरेक्ट करे कंपनी को कि बाहर में जाए, तुमको क्या लगता है, तुमको पास करना है मतलब पास करना है, ठीक है। तो ये यस पास, कंपनी यस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यस कह सकता है कि पास करो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी कह सकता है कि चलो ठीक है, तुमको लग रहा हो है कि डिफेम वाला मैटर है तो इसको पास मत करो, रेजोल्यूशन को छोड़ दो, ये हम तुमको पावर दे ले। तो कौन दे रहा है पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको दे रहा है पावर, कंपनी को। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। देखेंगे हम लोग यहां से, देखो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, अच्छे से देखना है। रेजोल्यूशन फॉर सर्कुलेशन बाय मेंबर्स, पहला, क्या सारे कंडीशन मीट हो चुके, आर रिक्विजिशन कंडीशंस मेट अंडर सेक्शन 111 सबसेक्शन 2, आंसर है यस, अगर यस तो ठीक, अगर नो तो हम लोग देखेंगे क्या करना है, ठीक है। कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन ये 1/10 वाले होना चाहिए तुमको, कौन बताओ, 1/10 वाले, यू हैव टू बी द 1/10 वाले इंसान, ठीक है, अंडर सबसेक्शन 2 1/10 वाला तुमको होना है, मतलब 1/10 वाले पेड अप शेयर कैपिटल, 1/10 वाले वोटिंग पावर, क्या है समझ में, अगर ये हो तुम तो तुम आराम से जो है कंडीशन मीट करते हो, 1/10 वाले। अब तुम सोच रहे हो सर मेरे पास 1/10 वाला नहीं है, तो चलो कम से कम तुम्हारे पास 5 लाख का शेयर तो होगा, 5 लाख का अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का तुमने पेड अप शेयर कैपिटल खरीद रखा है, पेड अप 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, 5 लाख रुपए तक का, समझ में आ रहा है, 5 लाख शेयर्स नहीं, 5 लाख वर्थ ऑफ शेयर्स, समझ में आ रहा है, मतलब वो शेयर्स जिनका वैल्यू 5 लाख रुपए, इतना अगर तुमने खरीद रखा है तो तुम भी एलिजिबल बन जाते हो, ठीक है, अंडर सेक्शन 111। तो इन दोनों में से कोई एक अगर तुम हो तो तुम आराम से भेज सकते हो। पेड अप शेयर कैपिटल मतलब, पेड अप शेयर कैपिटल तुमको पता है, जो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल जितने कंपनी ने इशू किया और जितना पेड अप हो चुका है, मेंबर्स ने खरीदा है, शेयर होल्डर्स ने खरीदा है, वो पूरा का पूरा, उसमें से अगर कम से कम 5 लाख का शेयर्स तुमने खरीद रखा है, 5 लाख रुपए तक का शेयर्स अगर तुमने खरीद रखा है, 5 लाख रुपए तक का शेयर्स अगर तुमने खरीद रखा है, और अगर तुमने 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल जो है, उतना पेड अप शेयर कैपिटल तुम्हारे पास है, अगर उतना पेड अप शेयर कैपिटल तुम्हारे पास है तो तुम आराम से तुम आराम से क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक, क्या पास कर सकते हो, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, गॉट इट, ओके। अब देखो इस चीज को, एलिजिबल बन गए तुम, एलिजिबल बन गए, ठीक है, ठीक है। अगर एलिजिबल नहीं हो, यू आर नॉट एलिजिबल, तो कंपनी जो है वो सर्कुलेट नहीं करेगा। अगर तुम एलिजिबल हो, बात यस, तो देखो क्या होना है, इस रिक्वेजिशन फॉर नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन और अदर रेजोल्यूशन, देखो कंपनी अगर मीटिंग करेगा तो वो भेजेगा नोटिस, नोटिस में क्या होगा, रेजोल्यूशंस होंगे, आइटम्स होंगे, एजेंडा होंगे। अब मेंबर्स को ना इन्हीं एजेंडा के ऊपर बात करना है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मिला के, ठीक है, मतलब टॉपिक यही है, इन्हीं टॉपिक के ऊपर उनको कुछ एक्स्ट्रा बात करना है, ठीक है, इन्हीं टॉपिक के ऊपर। या तो ऐसा हो सकता है मेंबर को एकदम न्यू टॉपिक के ऊपर बात करना है, न्यू टॉपिक के ऊपर बात करना है, उसके रेजोल्यूशन में न्यू टॉपिक के ऊपर बात करना है मीटिंग में, तो वो उसके लिए वो रेजोल्यूशन भेज रहा है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकता है, एक तो जो ऑलरेडी नोटिस में हम लोगों ने भेजा है वो, या तो एकदम नया टॉपिक पे तुमको बात करना है। अगर तुमको जो नोटिस में हम लोगों ने भेजा है, मतलब कंपनी ने भेजा है, कंपनी ने नोटिस भेजा है जनरल मीटिंग का, उसमें जो रेजोल्यूशंस है उनमें से कोई मैटर में तुमको बात करना है, तो तुम्हारे पास है 2 वीक,
2 हफ्ते के अंदर अंदर तुम मीटिंग से, जो मीटिंग कंडक्ट होगा ना उसके 2 हफ्ते पहले, मतलब 2 हफ्ते मतलब 7 + 7 14 डेज पहले, 21 डेज पहले तो तुमको नोटिस आया है, उसके 1 हफ्ते बाद डिसाइड कर लो, अंदर अंदर डिसाइड कर लो अगर तुमको भेजना है कि नहीं। तो नॉर्मली 2 वीक्स के अंदर अंदर तुमको ये सर्कुलेशन के लिए तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट करना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस में तुमको सर्कुलेशन और मेंबर्स रेजोल्यूशन लेकर पहुंचना होगा कि सर हम भी तो बात करना चाहते हैं, हम भी तो बात करना चाहते हैं, ठीक है। और किस मैटर में बात करना चाहते हो तुम, ये जो ऑलरेडी तुमने नोटिस प्रोवाइड किया उसमें जो रेजोल्यूशन है उन्हीं के मैटर में हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 हफ्ता पहले अगर तुम एकदम नया टॉपिक, न्यू टॉपिक जो कंपनी ने नोटिस भेजा है उसके अंदर कुछ है ही नहीं, जो मैटर है वो मैटर नहीं, तुमको कुछ नया मैटर के ऊपर बात करना है, न्यू टॉपिक के ऊपर बात करना है तुमको, ठीक है। न्यू टॉपिक के ऊपर तुमको बात करना है। अगर तुमको न्यू टॉपिक के ऊपर बात करना है तो तुमको रजिस्टर्ड ऑफिस में दौड़ दौड़ के पहुंचना है तुम्हारे मेंबर्स रेजोल्यूशन के साथ, कम से कम 6 हफ्ता पहले मीटिंग से। अब तुम अगर सोचोगे 6 हफ्ता मतलब 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, 1 2 3 4 5 6, तो 14 14 अगर तुम प्लस करोगे ना दोस्तों, 42 डेज पहले तुमको भेजना होगा रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब मेंबर्स रेजोल्यूशन कहाँ पे भेजोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजोगे। अब तुम सोचोगे एक चीज कि सर अगर मेरे को अगर मेरे को जो रेजोल्यूशन कंपनी ने डिसाइड किया है उसी के मैटर में अगर मुझे बात करना है, उसी के मैटर में अगर बात करना है तो 14 डेज ठीक है। ये कहाँ गया, ये 2 वीक्स 14 डेज ठीक है, क्योंकि मेरे को नोटिस मिला 21 डेज पहले मीटिंग का, और मीटिंग का नोटिस में ही मेरे को पता चला कि ये एजेंडा है, इसके ऊपर मेरे को बात करना है, तो मेरे को बाद में पता चला। तो 14 डेज पहले मैंने जो है भेज दिया कंपनी को मेंबर्स रेजोल्यूशन की मेरे को बात करना है इन टॉपिक के ऊपर, सबको सर्कुलेट करो, ठीक है, मीटिंग के 14 डेज पहले, ठीक। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे 42 डेज होता है, तो मतलब मेरे को नोटिस मिला, नोटिस मिलने के 21 डेज के अंदर अंदर तुम्हारा, सॉरी 21 डेज के अंदर अंदर नहीं, नोटिस पीरियड रहता है 21 डेज, उसके बाद तुम्हारा मीटिंग हो जाता है। इसके मतलब पकड़ लो 25th डे को या फिर 26th डे को या फिर 30th डे को, जिस दिन नोटिस सर्कुलेट हुआ तो मीटिंग हो सकता है। तो आप कह रहे हो कि मेरे को 42 डेज पहले नोटिस भेजना है कंपनी को मीटिंग के, मीटिंग से जो मीटिंग डेट रहेगा, मीटिंग डेट है, इससे 42 डेज पहले मुझको मेंबर्स रेजोल्यूशन भेजना है कंपनी को कि मेरे को ये मैटर न्यू टॉपिक के ऊपर मेरे को बात करना है। मेरे को पता कैसे चलेगा कि कंपनी जो है ये मीटिंग कब कंडक्ट करना चाहता है, कि मैं 42 डेज पहले रेजोल्यूशन सेंड कर दूं, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 42 डेज पहले रेजोल्यूशन सेंड किया और कंपनी ने मीटिंग बुला लिया आज के आज, कंपनी शैतानी कर लिया, मैंने जो रेजोल्यूशन बुलाया, न्यू रेजोल्यूशन मैंने बताया था, कंपनी को पसंद नहीं आया, कंपनी बोला कि इसको तो भैया हम लोग जो है सर्कुलेट नहीं करेंगे, तो एक काम करते हैं हम लोग मीटिंग बुला लेते हैं। जैसे मीटिंग बुलाया, आज मीटिंग बुलाया, 21 डेज बाद मीटिंग हो जाएगा, और ये 42 डेज का जो रिक्वायरमेंट है ये तो फुलफिल होगा ही नहीं, है ना। क्योंकि मेरे को मीटिंग से 42 डेज पहले मेरे को नोटिस भेजना था, लेकिन कंपनी ने मेरा ये रेजोल्यूशन देख के कंपनी ने आज के आज मीटिंग जो है मीटिंग का नोटिस भेज दिया, मतलब 21 डेज फुलफिल हो रहा है। मीटिंग कंपनी चालाकी कर रहा है मेरे साथ कि 42 डेज मेरा फुलफिल ही नहीं हो पा रहा है। तो बात ऐसा है, इसको और अच्छे से समझेंगे हम लोग, देखो समझते। ये जो मेंबर है ना, ये जो मेंबर है, इनको कुछ बोलना है, तो कैसे बोलना है, बाकी सारे मेंबर्स को बोलना है, कंपनी में जितने सारे मेंबर्स हैं ना, सारे मेंबर्स को कुछ ना कुछ बोलना है, ठीक है। इनको बोलना है, इन इन मेंबर्स के को बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, जनरल मीटिंग में बोलेंगे, ठीक है ना। उनका बात, अगर कुछ बात बोलना है इन मेंबर्स को, अगर पूरे कंपनी के साथ बात करना है तो वो जनरल मीटिंग में बात करेंगे, है ना। अब देखो ये जो बात करेंगे ये कौन से मेंबर्स है, 1/10 वाले मेंबर, 1/10 या फिर 5 लाख का शेयर लेकर बैठे हैं, बड़े बड़े वाले लोग हैं, ये वाले मेंबर्स है। तो ये क्या करेंगे, ये मेंबर्स रेजोल्यूशन कंपनी के
रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देंगे। भेज भेजने का टाइम लिमिट होता है। अगर तुम जो ऑलरेडी हम लोग नोटिस में भेजे, कंपनी ने पकड़ ले कोई नोटिस भेजा होगा मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग के लिए, उनमें जो रेजोल्यूशन है उस मैटर में तुमको बात करना है, तो तुम 14 डेज पहले मीटिंग जब कंडक्ट होगा, मीटिंग जो कंडक्ट होने जा रहा है उसके 14 डेज पहले तुम अपना मेंबर्स रेजोल्यूशन सबमिट कर दो। ठीक है, देखो ये है राम, ठीक है, ये है राम। राम को अचानक एक दिन नोटिस आया कंपनी से, ठीक है, नोटिस आया कंपनी से, कंपनी ने बोला कि हम लोग इन मैटर्स के ऊपर बात करेंगे। राम ने सोचा कि मेरे को इस मैटर में कुछ एडिशन करना है, कुछ एडिशन करना है, तो राम सोचा कि मैं क्या करूं। जैसे राम को पता है कि जैसे नोटिस मिला उसके 21 डेज बाद, आफ्टर 21 डेज मीटिंग हो जाएगा, मतलब या तो 23rd डे को होगा, 24th डे को होगा, 25th डे को होगा, कुछ ना कुछ डे में मीटिंग हो जाएगा, क्योंकि 21 डेज का तुम्हारा मिनिमम क्लियर डेज होना चाहिए, उसके बाद मीटिंग हो जाता है, नोटिस पीरियड 21 डेज का रहता है। तो राम सोच रहा है कि मेरे पास यार 24 डेज है, 25 डेज है, क्या मैं अपना जो ये एडिशन है, क्या मैं ये कंपनी को बता सकता हूँ, क्या कंपनी ये एडिशन बाकी मेंबर्स को भेज सकता है। तब आता है सेक्शन 111 कहता है राम जी तुम्हारे पास 14 डेज है, कंपनी तो मीटिंग करेगा 23rd डे को, 24th डे को, 25th डे को, तो तुम्हारे पास 14 डेज है, तुम जो भी बोलना चाहते हो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ड्रॉप कर दो और लेटर के ऊपर लिख देना मेंबर्स रेजोल्यूशन। अब उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगा कि वो सेंड करेगा नहीं करेगा। अगर कंपनी ने डिसाइड किया यस तब तो ठीक है, अगर नो तो कंपनी को परमिशन लेना है सीजी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया यस तो फिर आपका ये सर्कुलेट हो जाएगा, सारे मेंबर्स तक पहुंच जाएगा, और जो एक्चुअल डेट होगा मीटिंग का, जो मीटिंग डेट होगा जो कि 25th में हो या फिर 24th में हो या फिर 23rd में हो, उस मीटिंग डेट में आपका ये जो एडिशन है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर यस बोल दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नो बोल दिया कि मत सर्कुलेट करो, तब तो तुम्हारा सर्कुलेशन हो ही नहीं सकता। ठीक, ये समझ में आ चुका है एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि जैसे ये है राम, ठीक है, राम को अचानक एक दिन ख्याल आया, अचानक एक दिन एक बत्ती जला उसके दिमाग में कि मेरे को ये जो चीज है, राम उसके बाद उसके साथ और 2-3 इंसान पंटर लोग थे सोच ले, और ये लोग जो है ना 1/10 का सेटिस्फाई करते हैं या फिर 5 लाख का सेटिस्फाई करते, मतलब एलिजिबल है मेंबर, सिंपल बात ये। ठीक है, उनके दिमाग में एक आया दिमाग में कि हम लोग मीटिंग में एक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए। ठीक है, इनके दिमाग में आया। अब ये सारे मेंबर्स को फोन तो नहीं लगाएगा, वो कंपनी के थ्रू ही जाएगा। तो राम क्या किया, उसने एक मेंबर्स रेजोल्यूशन सबमिट कर दिया। सबमिट कर दिया, किसको सबमिट किया, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट कर दिया, साइन वाइन कर दिया, पैसा वैसा दे दिया, जितना भी खर्चा आएगा ये रेजोल्यूशन सब सारे मेंबर्स तक सर्कुलेट करने में, सारे मेंबर्स तक पहुंचाएगा कौन, कंपनी पहुंचाएगा, कंपनी में जितने मेंबर्स है सब तक पहुंचाएगा, सो दैट मीटिंग के डे पे इस बात के ऊपर चर्चा हो पाए। ठीक है, अब एक यहां पे आ जाता है कि अगर पकड़ ले कोई मीटिंग होने जा रहा है, ठीक है, अब ये जो बात है ये तो मीटिंग में ही होगा ना, डिस्कस तो मीटिंग में ही होगा। तो एक रूल ये है कि अगर तुमको कोई नया टॉपिक के ऊपर बात करना है मीटिंग में, तो तुमको 6 वीक, मीटिंग जिस दिन होगा उसके 6 वीक पहले तुमको क्या करना है, ये सबमिट करना है, नया टॉपिक वाला मेंबर्स रेजोल्यूशन सबमिट करना है रजिस्टर्ड ऑफिस पे। उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगा, फिर सीजी के पास जाएगा, अगर कंपनी ने नो बोल दिया वो तो अलग टॉपिक है। सेम चीज है ये वाला, एकदम सेम चीज है। अब तुमको पता कैसे चलेगा कि भैया 6 हफ्ते मीटिंग कब होने वाला है, मीटिंग कब होने वाला है, तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम 6 हफ्ता पहले भेजोगे, है ना। तुमको तो पता ही नहीं होगा कि कंपनी मीटिंग कब करेगा, ये तो जनरल मीटिंग, ये तो एजीएम वाला नहीं है, ये तो नॉर्मल ईजीएम वाला है, तुमको डिस्कस करना है इस मैटर के बारे में। तुमको पता कैसे चलेगा कि 6 हफ्ता होने वाला है, 6 हफ्ता होने से पहले पहले तुमको ये भेजना है, तुमको पता ही कैसे चलेगा। तो बात ये है कि कंपनीज एक्ट इतना इतना ज़्यादा डेंजरस वे में ये लोग लॉ लिखते हैं ना, वो तो सोचते हैं कि हम लोग रॉकेट साइंटिस्ट है। वैसे रॉकेट साइंटिस्ट से ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पे, एक प्रकार का लॉ के हिसाब से। क्यों, तो ये जो 6 वीक है ना,
ये सेटिस्फाई हो ना हो तब भी चलता है। सिंपल चीज ये है, ये सेटिस्फाई हो ना हो तब भी चलता है। समझ में आ रहा है? सेटिस्फाई हो ना हो तब भी चलता है। सिंपल चीज ये है कि अगर कंपनी ने नोटिस भेज दिया, उसके बाद तुम सोच रहे हो कि तुमको न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है, तो वो तुम नहीं कर पाओगे। कंपनी नोटिस भेजने से पहले अगर तुमने सोच लिया, ठीक है ना, तो सर ये तो मेरे को कैसे पता चलेगा? अब ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा इंस्टिंक्ट है, या फिर तुमको कैलकुलेट करना है, तुम्हारा गुड लक बैड लक, ये लक के ऊपर है। कंपनी ने नोटिस भेज दिया, उसके बाद तुम न्यू टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको 6 हफ्ता फुलफिल करना है। 6 हफ्ता फुलफिल नहीं हो सकता, मीटिंग के 6 हफ्ता पहले तुमको बताना होता है, ये फुलफिल नहीं हो सकता। ठीक है, तुमको सेम वो जो नोटिस में रेजोल्यूशन उसके बारे में कुछ डिस्कस करना है, हाँ, तो 14 डेज का तुम्हारा पीरियड रहता है, 2 वीक्स, तो तुम आराम से भेज सकते हो। ठीक है, मेंबर्स रेजोल्यूशन। समझ में आ रहा है? अब देखो, कंपनी एक चीज कर सकता है, यहाँ पे कंपनी एक खुराफाती दिमाग यूज कर सकता है। कंपनी कर सकता है ये कि तुमने जो ये न्यू टॉपिक छेड़ा है ना, न्यू टॉपिक तुमने भेजा है, पकड़ ले, कंपनी ने नोटिस वोटिस कुछ नहीं भेजा, एकदम क्लीन चल रहा है, नॉर्मल डे चल रहा है, और तुमने एक नोटिस, एक टॉपिक भेज दिया, मेंबर रेजोल्यूशन भेज दिया कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस कि नेक्स्ट मीटिंग जब होगा तब तुमको ये डिस्कस करना है, नेक्स्ट मीटिंग में, ये तुमने भेज दिया। ठीक, कंपनी ये टॉपिक को देख के कंपनी सोचेगा कि यार ये टॉपिक तो हम लोग मीटिंग में डिस्कस नहीं कर सकते, एक काम करते, अगर सीजी के पास चला गया ये टॉपिक, तो सीजी तो यस बोल देगा, फिर तो अपने को ये डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो कंपनी चालाकी से क्या कर सकता है कि कंपनी जैसे तुमको टॉपिक मिल गया, मतलब उनको टॉपिक मिल गया, उन्होंने मीटिंग डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने मीटिंग डिक्लेयर कर दिया, आफ्टर 25 डेज मीटिंग होगा। तो कंपनी ने ये चालाकी लगाया कि 6 वीक तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा, हमने मीटिंग बुला लिया है, हमने क्या बुला लिया है, मीटिंग 25th डे या फिर 30th डे को हमने मीटिंग बुला लिया है, तो ये जो 6 वीक है ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा। तो अगर सेटिस्फाई ना हो पाए, सेटिस्फाई अगर ना हो पाए, तो ये टॉपिक जो है हम लोग मीटिंग में डिस्कस ही नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये चालाकी हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट को ये पता था कि कंपनी ये चालाकी कर सकता है, अगर ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा छेड़खानी वाला टॉपिक हो सकता है, कंपनी का सीक्रेट जो है वो निकाल के फेंक सकता है कंपनी को, तो इसलिए सीजी ने ये लॉ मेकर ने क्या कहा कि अगर तुमने एक नया टॉपिक से रिलेटेड मेंबर रेजोल्यूशन भेजा कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, उसके बाद अगर कंपनी ने किसी भी प्रकार का जल्द से जल्द अगर मीटिंग बुला लिया और तुम्हारा कोशिश किया कि तुम्हारा जो 6 वीक का टाइम पीरियड है इसको सैबोटैच कर दे, इसको किल कर दे, 6 वीक जो है ये फुलफिल ना कर पाए, तो अगर कंपनी ने तुम्हारे मेंबर रेजोल्यूशन, न्यू टॉपिक का मेंबर रेजोल्यूशन भेजने के बाद मीटिंग अगर बुलाया, हम लोग ये मान के चलेंगे कि तुम्हारा 6 वीक सेटिस्फाई हो चुका है। भले ही ना हो, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि 6 वीक सेटिस्फाई हो चुका है। देखो, 2 वीक 6 वीक क्लियर हो चुका है, 2 वीक्स एंड 6 वीक क्लियर हो चुका है। इसमें देखो, इसमें थोड़ा और इजी फॉर्मेट में मैं लिखा देता हूँ। लिख सकते हो, रिक्वेस्ट फॉर न्यू टॉपिक, अगर यस तो ये फॉलो होगा, अगर नो तो ये फॉलो होगा। ठीक है, अगर यस तो ये फॉलो होगा, अगर नो तो ये फॉलो होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर नो तो तुम्हारा 2 वीक्स का तुमको फुलफिल करना है, अगर यस न्यू टॉपिक है तो तुमको 6 वीक का फुलफिल करना है। क्या है समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो, इफ एजीएम कॉल्ड विद इन 6 वीक डीम्ड प्रॉपरली डिपॉजिटेड, इसका मतलब ये कि अगर कंपनी ने चालाकी से 6 वीक फुलफिल ना करने की वजह से उन्होंने फटाफट एजीएम बुला लिया, मतलब जनरल मीटिंग बुला लिया, ये एजीएम नहीं, जनरल मीटिंग लिख दो इसको। ठीक है, इसको लिख दो तुम जनरल मीटिंग, इसको तुम लोग जनरल मीटिंग लिख दो। ठीक है, अगर जनरल मीटिंग बुला लिया है, क्या बताओ, जनरल मीटिंग अगर बुला लिया है दोस्तों, जनरल मीटिंग अगर बुला लिया है 6 हफ्ते पहले, तो तुम ये मान के चलोगे कि 6 हफ्ता का जो है ये फुलफिल हो चुका है। ठीक, उसके बाद सम फॉर एक्सपेंसेस डिपॉजिटेड, तुम डिपॉजिट करोगे कंपनीज
का ड्यूटी टू डिपॉजिटेड, कंपनीज ड्यूटी टू सर्कुलेट, ठीक है, गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू मेंबर्स, मतलब कंपनी का ड्यूटी क्या है, वो नोटिस भेजेगा मेंबर्स को, सर्कुलेट स्टेटमेंट टू मेंबर्स, ठीक, एंड रेजोल्यूशन स्टेटमेंट सर्कुलेट हो चुका है। कंपनीज ड्यूटी टू सर्कुलेट एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिफेमेटरी मैटर, कंपनी जो है ना डिफेमेटरी मैटर के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है कि सर डिफेमेटरी लग रहा है, तो सीजी डिक्लेयर करेगा, सीजी डिक्लेयर्स राइट अब्यूज फॉर डिफेमेटरी पब्लिसिटी, या डिफेमेटरी या तो पब्लिसिटी के लिए, या तो डिफेम के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए, तो सीजी डिसमिस कर देगा एप्लीकेशन को, तुमने जो एप्लीकेशन भेजा उसको डिसमिस कर देगा। अगर डिसमिस एप्लीकेशन कंपनी मस्ट सर्कुलेट, ठीक है, तो कंपनी ने जो सीजी को अप्लाई किया, सर मेरे को डिफेमेटरी या फिर पब्लिसिटी वाला मैटर लग रहा है, तो अगर सीजी को लगे कि नहीं ये जो है ये ऐसा नहीं है, तो कंपनी ने जो तुम एप्लीकेशन भेजा सीजी को, वो क्या हो जाएगा, डिसमिस कर देगा सीजी, एंड फिर कंपनी को सर्कुलेट करना होगा। अगर सीजी को लगे कि जो ये सर्कुलेशन वाला चीज़ है ये नहीं जाना चाहिए, तो कंपनी इज नॉट बाउंड टू सर्कुलेट स्टेटमेंट, रिक्वेजिशन मे बी ऑर्डर टू पे कॉस्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? नॉट बाउंड टू सर्कुलेट स्टेटमेंट, इसका मतलब समझ में आ रहा है? नॉट बाउंड टू सर्कुलेट स्टेटमेंट मतलब सीजी डिक्लेयर्स राइट अब्यूज फॉर डिफॉर्मेटरी पोजीशन, यस, सीजी ने कहा कि हाँ ये तो सही बात है, कंपनी ने सही कह रहा है, तो सीजी कहेगा कि चल कंपनी तेरा मर्जी, तेरे को नहीं भेजना है मत भेज। और यहाँ पे अगर सीजी कह रहा है कि नो तुमको भेजना है तो तुमको भेजना है, कंपनी मस्ट सर्कुलेट, ठीक है। अगर कोई कंप्लाइंस में डिफॉल्ट हो गया तो पेनल्टी क्या लगेगा कंपनी एंड ऑफिसर के ऊपर, 25,000, याद रखना। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी सेक्शन है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। इसको मैं एक हैंड रिटन वे में तुमको और एक चार्ट बना के तुमको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो आज का वीडियो जो अपलोड होगा ना, इस वीडियो में अपलोड होने के शायद थोड़े टाइम बाद ये नोट्स अपलोड हो, क्योंकि मैं थोड़ा करेक्शन करके नोट्स जो है अपलोड कर दूंगा, तुम्हारे पास भेज दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कितने कितने कौन से वाले सेक्शंस कंप्लीट कर लिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे जाके। हम लोगों ने क्लास 2 में ये कंप्लीट कर रखा है, क्लास 2 में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये क्लास 2 में कंप्लीट हो चुका है सेक्शन, हमारा प्यारा सा सेक्शन ये जो है ना दोस्त, तो क्लास 2 में कंप्लीट हो चुका है, ये क्लास 2 प्रॉक्सी, फिर ये सेक्शन 106 वोटिंग, फिर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो चुका है, पोल समझा चुके तुमको, पोस्टल बैलेट समझा चुके, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन समझा चुके। तो ये पूरा जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन तक। और ये वाला पोर्शन जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद और एक क्लास लेंगे जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इंस्टीट्यूट के मटेरियल से देखेंगे कि सब कुछ सॉल्व हो चुका है कि नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो एंड बहुत ही ईजी लगा हो। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा स्टूडेंट्स का उतना ज़्यादा हम लोग इस बैच को कंटिन्यू करेंगे। अगर पार्टिसिपेशन कम रहा है स्टूडेंट का तो बैच डिसकंटिन्यू हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। वीडियोस कभी भी हम लोग प्राइवेट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड दैट आप लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपना अटेंडेंस लगा रहे हो एंड प्रॉपरली आप लोग होमवर्क वगैरह कर रहे हो ग्रुप में, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।